एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा देखो, आज हम लोग आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, लेक्चर 1 रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम लोग आज करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म की, और देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। आज वो सारी चीज़ें पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का बेटा। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली, मेरे प्यारे वेकेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब क्या है ना बेटा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ प्रीरिक्विसाइट्स हैं, है ना, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, आप देख लो, समझ लो, है ना। उसके बाद फिर हम आगे की बात करें, है ना। तो वो क्या है, SN रिएक्शंस के लिए प्रीरिक्विसाइट्स, है ना, वो पहले चेक कर लेते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ये सारे लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो होपफुली कि आपने ये पहले देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ बेटा कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाना, ठीक है। लेक्चर 1 है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। फिर लेक्चर 2 आपका है अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। फिर आपका लेक्चर 3 है सॉल्वेंट्स एंड इट्स टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म में, है ना। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पहले कंप्लीट होनी चाहिए, इनको बहुत अच्छे से कर लेना और बहुत मज़े करोगे आप, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। लेक्चर 4 में आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। लेक्चर 5 में लिविंग ग्रुप एंड इट्स प्योरिटी ऑर्डर आपको बताया गया है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट में जाके आपको ये पार्ट पहले कंप्लीट करना है। पहला प्रीरिक्विसाइट आपका ये हो जाता है। दूसरा जो आगे आपका है एंड दैट इज, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन मैंने आपको कराया है। टोटल 6 लेक्चर्स मैंने लिए हैं इसमें, है ना, जिसमें कि पहला जो लेक्चर 1 है, अब आपको जाना है कहाँ पर, रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन में जाना है, वहाँ पे लेक्चर 1 लेना है ना। तो पहले आपको वो कंप्लीट करना है, इसके पहले वाला पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का जो लेक्चर्स थे 5, उसके बाद फिर ये सो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कैटायन, कंडीशन फॉर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया हूँ। लेक्चर 2 में हमने हाइड्राइड, फिनाइल एंड अल्काइल शिफ्ट की बात की है। लेक्चर 3 में बेटा रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का बहुत मजेदार चीज, है ना। लेक्चर 4 में क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन रिंग रीअरेंजमेंट, है ना, वही एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड लेक्चर 5 में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पूरा डिटेल्ड है। एंड लेक्चर 6 में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, नेम रिएक्शंस वगैरह में, वो सारा का सारा चीज़ें यहाँ पर है। सो ये सारी चीज़ें बेटा आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, राइट। तो इसके पहले के रिएक्शन मैकेनिज्म के ये आपको लेक्चर्स जो है 5, है ना। देन रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन के ये लेक्चर्स आपको देखने हैं। देन यू कैन स्टार्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो चलिए बात करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हालांकि इसके बारे में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्टिंग में ही मैंने आपको आइडिया दिया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बट फिर भी स्टिल एक बार देखते हैं इसको, है ना। इसमें होता क्या है बेटा कि आपका एक लिविंग ग्रुप होता है जहाँ पर आपका अटैकिंग रिएजेंट या रिएजेंट अटैक करता है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कराता है। तो देखो यहाँ पर Cl हट गया बेटा, OH आ गया कि नहीं आ गया। तो एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड बना। सिमिलर देखो ये लिविंग ग्रुप था आपका बेटा, लिविंग ग्रुप हटा, है ना। रिएजेंट जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे अटैक किया, तो देखो यहाँ पर ये अटैच हो गया और यहाँ पर एक सिग्मा टूटा और देखो यहाँ पर एक सिग्मा नया बन गया। सिमिलरली यहाँ पर एक सिग्मा टूट रहा है और एक सिग्मा बन रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। So here one sigma is breaked and one sigma is formed. So this type of reaction are enthalpy, है ना, based reaction या enthalpy driven reactions बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। फिर भी एक बार, अच्छा, अब इनकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ आपको पता चलेगा बेटा, सारी चीज़ें अब आपको डिटेल में समझ में आएंगी, कैसे कैसे क्या क्या होता है वो सब पता चलेगा। इसमें मैंने क्या बताया बेटा कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए आपको पता है ना, डेल्टा G निगेटिव होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। एंट्रोपी की बात करें बेटा तो रैंडमनेस बढ़ रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्शन में बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ता है, और अगर घट रहे हैं तो एंट्रोपी घटता है। जैसे कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, वापस चलते हैं और अगर हम देखें बेटा तो इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो यहाँ पर जो चेंज इन एंट्रोपी ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर भी उतने ही हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर भी उतने ही हैं, राइट बेटे। सो एंट्रोपी जो बेसिकली है यहाँ पर बेटा वो ऑलमोस्ट क्या है, 0 है। अब डेल्टा G होता क्या है आपका, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एंट्रोपी ऑलमोस्ट 0 है, तो बेटा डेल्टा G क्या आ गया, डेल्टा H के बराबर आ गया। अब बताओ बेटा फिजिबिलिटी आप किससे डिसाइड करते हो, डेल्टा G से डिसाइड करते हो। सो डेल्टा G अगर निगेटिव होता है तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है। इसका मतलब ये डेल्टा G पूरा का पूरा डेल्टा H आ गया इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसीलिए हमने बोला कि दिस इज इंथैल्पी ड्राइवन रिएक्शन या फिर इंथैल्पी बेस्ड रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। दिस इज इंथैल्पी बेस्ड
रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल निकलता है बेटा। सो दिस इज इंथैल्पी डिपेंडेंट रिएक्शन, आपने देख लिया यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल देखो अटैक करता है, लिविंग ग्रुप निकलता है, एंड दिस लिविंग ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, यहाँ पर माइनस आता है, तो देखिए माइनस के साथ बाहर हो गया। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ एक जस्ट क्विक मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, जस्ट एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन आगे देखें, मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर आ गए हैं बेटा। देखो सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ बेटा प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो बेटे, तो ये देखो सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, देखो ये एक्स हटा, लिविंग ग्रुप है ये, और यहाँ पर देखो वाई आ गया, अटैकिंग रिएजेंट आ गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा, फिर रेडिकल या रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होगा। हम पहले सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका इलेक्ट्रोफिलिक भी होगा और आपका रेडिकल भी होगा, सारी चीजें। तो ये कुछ इस तरह का आपका प्रोसेस होगा। पहले हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक, और इस तरह से रेडिकल, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट। सिमिलरली एडिशन एलिमिनेशन आपका ऐसे जाएगा, राइट। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, मैंने आपको और भी पहले कुछ चीजें बताई हुई थी, अब देखो पहले ध्यान से सारी चीजें, है ना। चलिए पानी पीते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार चीजें जाने वाली हैं बेटा। अब देखो आप इंजॉय करो इसके सारे रिएक्शन MS चौहान वगैरह के जो अच्छे जो क्वेश्चन सब करा दूंगा, सब करा दूंगा बेटे, सब करा दूंगा एकदम बिंदास तरीके से। आप बस पढ़ते चले जाना, बस जो कराता जा रहा हूँ करते चले जाओ, बस जो DPP देता जाऊँ उसको सॉल्व करते चले जाओ, सब कुछ होता चला जाएगा। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था बेटा, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, याद करो आप, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा, अब इनका प्रॉपर एप्लीकेशन आ गया, तो इन पे नज़र फिर से एक बार डाल लो, है ना। जैसे कि वीक बेस आपके क्या है, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना। दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जनरली ये होते हैं, आपके सामने ये हैं। जनरली दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स हैं ये, है ना। और अगर वीक बेस है तो मोर चांसेस ऑफ SN1। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि अब हम ये आपको समझाएंगे। मॉडरेट बेस या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, जैसे ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड, साइनाइड, इक्वस KOH, इक्वस NaOH, या फिर OH माइनस, AgNO2, NaNO2, AgCN, ये सारी चीज़ें, इनमें जो चांसेस होते हैं SN2 के चांसेस होते हैं ज़्यादा। इक्वस KOH का मतलब बेटा होता है KOH प्लस पानी, मीन्स बेसिकली OH माइनस। सिमिलरली इक्वस NaOH का मतलब होता है NaOH प्लस पानी, मीन्स बेसिकली OH माइनस। देन स्ट्रॉन्ग बेस की बात हुई थी, स्ट्रॉन्ग बेस में आपका अल्कोहलिक KOH हीट, NaNH2 हीट, है ना, बल्कि बेस कोई आ जाए, या CH3OH माइनस, CH3O माइनस CH3OH, C2H5O माइनस C2H5OH, LDA, है ना, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये रिएजेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस रिएजेंट का एक अलग स्पेशल, इस रिएजेंट का अलग एक लेक्चर मैं आपको दूंगा। अल्कोहलिक KOH का मतलब बेटा होता है RO माइनस K प्लस, है ना। यानी अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है बेटा, KOH अल्कोहल के साथ, जैसे C2H5OH KOH लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, C2H5O माइनस K प्लस। CH3OH और KOH लिखा है, इसका मतलब CH3O माइनस K प्लस, ये है ना। तो ये चीज़ जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। LD आपके सामने देखो है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, प्रोपाइल को हम PR से डिनोट करते हैं, PR। सो डाई आइसोप्रोपाइल, है ना, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, N लगा हुआ। देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, सो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, या इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म कुछ ये होता है। ये चीज़ आपके सामने आ गई, ओके राइट। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं, पहले कुछ बात कर लो, है ना, इस चीज़ें समझ लो। पहले हम थोड़ा सा आपको और एक चीज़ बता देते हैं बेटा, अल्कोहलिक KOH थोड़ा सा और समझ लो। कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होती है, अगर हम एसिड के बेसिस पे बात करें तो हमेशा जब हम मोर एसिडिक से किधर जाते हैं, लेस एसिडिक की तरफ जाते हैं तब, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहलिक KOH की बात करें तो हम ऐसी ये रिएक्शन जो बेटा हम लिखते हैं ना, ये गलत होता है कि आप C2H5OH लिखा, KOH लिखा, और यहाँ से आपने क्या किया कि इसका K प्लस लिया और यहाँ पर इस O माइनस पे अटैक मार दिया और सीधे यहाँ पर ये बना दिया, और इसका H प्लस और इसका OH माइनस से पानी बना दिया। दिस इज नॉट फिजिबल रिएक्शन भाई, दिस रिएक्शन इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग रिएक्शन। अच्छा ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, बेटे। अल्कोहल की बात करें और वाटर की बात करें तो अल्कोहल इज बेटा लेस एसिडिक। याद करो हमने आपको एक VKST बताया था, पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज लेस एसिडिक टू मोर एसिडिक जा रहे हो, जबकि फिजिबिलिटी क्या होता है, मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअली होता क्या है कि K प्लस बेटा इसके साथ रिएक्ट करता है, O माइनस के साथ K प्लस आ जाता है, और जो यहाँ से आपका जो H निकलता है वो बेटा हाफ H2 के फॉर्म में, एक हाइड्रोजन है तो हाफ H2, मतलब सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। आप देखो ये अल्कोहल है बेटे और ये हाइड्रोजन है। एसिड क्या होता है जो H प्लस देते हैं बेटा, H2 H प्लस थोड़ी देता है इजली, ये तो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, सॉरी नॉन पोलर सब्सटेंस हो गया ये HH, तो इसके अंदर तो पोलैरिटी आएगी ही नहीं, बहुत रेयर केस में पोलैरिटी।
तो दिस इज, तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर का तो कोई मतलब ही बनता नहीं है। सो नो एसिडिक यानी बहुत वीक या लीस्ट एसिडिक बोल सकते हो ये, तो ये लीस्ट एसिडिक है। और अल्कोहल इसके रेस्पेक्ट बेटा मोर एसिडिक है देन हाइड्रोजन। सो मोर एसिडिक से आप लेस एसिडिक जा रहे हो, तो बेटा बताओ मोर से लेस इज फिजिबल। सो दिस इज करेक्ट रिएक्शन, दिस इज करेक्ट रिएक्शन। आई होप आप ये बात भी समझ गए होगे बेटे। चलिए बहुत बढ़िया बात है ना। तो क्या एक्चुअल रिएक्शन है, अल्कोहलिक केवच का क्या मीनिंग है, मैंने आपको वो भी समझा दिया बेटे, आपने वो भी समझ लिया। अब जरा देखो ये एक लिस्ट को देखो, जो वीक बेस थे बेटा, वीक बेस है ना, वीक बेस या पोलर पोटिक सॉल्वेंट या वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक ये एग्जांपल्स है, इनमें मोर चांसेस ऑफ SN1 होता है। अच्छा अभी बस अब देखो और देखो आगे होता क्या है। मॉडरेट बेस सारा बताया था मैंने, इनमें मोर चांसेस ऑफ SN2 होता है। और जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनमें मोर चांसेस ऑफ बेटा E2 होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और SN का भी चांस जब बनेगा तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते जाएंगे। अभी बस जस्ट मैं आपको एक बार इनका है ना JDG कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, JDG। व्हाट इज JDG, झलक दिखला जा। तो अभी झलक देखो। और डेयरी मिल्क की बात करें, डेयरी मिल्क का मतलब क्या होता है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो डेयरी मिल्क की बात करेंगे, एक एक चीज को हम लोग बहुत डिटेल में बहुत तगड़ी से समझेंगे। और भी हम आपको थोड़ा सा एक पार्ट दिखा देना चाहते हैं। अभी आपको मैंने बताया ना वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आप देख लो कि क्या तगड़े से मैं आपको चीजें समझाने जा रहा हूं और एक एक चीजें चुन चुन के मैं आपको बताऊंगा। सबसेट है लाइक CH3X है बेटा, एक ही कार्बन है, 0 डिग्री बोल सकते हो, इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए हेलोजन के की जगह पे, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अगर वीक बेस है तो SN2 देगा, मॉडरेट बेस है तो SN2 देगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी SN2। यानी अगर CH3X है दैट विल बी ऑलवेज SN2। फिर 1 डिग्री RX क्या हो सकता है, एक तो उसमें रेजोनेंस हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। अगर रेजोनेंस है, वीक बेस है तो SN1, मॉडरेट बेस है तो SN2, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2। समझते जाएं आप अभी, ठीक है। अगर नॉर्मल है, नो रेजोनेंस है, वीक बेस है तो SN2। बात समझ, नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, नॉर्मल की। तो वीक बेस है SN2, मॉडरेट बेस है SN2, और स्ट्रॉन्ग बेस है अगर और हीट है तो E2 होगा, और अगर हीट नहीं है तो SN2 होगा। सिमिलरली 2 डिग्री RX में अगर वीक बेस है ना, लो टेम्परेचर है SN1। बेटा मैं एक चीज बता देता हूं, जहां पर SN1 होता है वहां E1 जरूर होता है। इन दोनों का साथ बहुत तगड़ा है, ये हमेशा ध्यान रखना। जहां पर SN1 वहां E1, या जहां E1 वहां SN1, दोनों का कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर होता है, एकदम होता है, ये मान के चलो आप। तो कहीं SN1 दिख जाए तो आप E1 जरूर सोचना, कहीं E1 दिख जाए तो आप SN1 जरूर सोचना, और इन सबको बहुत अच्छे से मैं डिफरेंशिएट करके। आप बोलोगे सर अभी तो आपने कुछ बताया नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, SN1, SN2, E1, E2 कुछ तो बताया नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं आप। अरे जनाब वही हमने कहा झलक दिखला जा, एक बार थोड़ा सा देखो तो कि आगे होने क्या वाला है, आगे क्या बूम होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है, जरा वो तो आप देखें पहले आप। तो जस्ट एक बार 2 डिग्री RX है, लो टेम्परेचर SN1, अगर वीक बेस है हाई टेम्परेचर E1, मॉडरेट बेस है 2 डिग्री में SN2 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है E2। जनरली स्ट्रॉन्ग बेस E2 देते हैं बेटे, जनरली मैं आपको देता हूं। अगर 3 डिग्री RX में आ गए तो बेटा अगर वीक बेस है, अब देखो 3 डिग्री में हम लोग बोलते हैं ना जनरली, तो 3 डिग्री है, हायर डिग्री है देखो, तो लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1, लो टेम्परेचर अगर मॉडरेट बेस आ गया SN1, हाई टेम्परेचर E1, स्ट्रॉन्ग बेस E2। सो इसमें SN2 नहीं होगा 3 डिग्री में, ठीक है। सो अब क्या है ना बेटा कि जहां पर भी SN1 है इट इज कंफर्म दैट E1 अकर्स, तो जहां पर SN1 वहां पर E1 होगा, और अगर हाई टेम्परेचर है तो E1 होता है, और अगर लो टेम्परेचर तो SN1 होता है। ये इस पर जस्ट जितना मैंने बोला उतना आपने सुन लिया, क्योंकि होता क्या ना, अच्छी अच्छी बताओ बेटा, कोई चीज है जैसे आप कई बार देखते हो तो धीरे धीरे वो चीजें आपके माइंड में आ जाती कि नहीं। जैसे कि मैंने बेस को आपको कई बार दिखाया, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, दिखाया कि नहीं दिखाया। कई बार इसलिए दिखाया कि जब आप कई बार पहले से देखे हुए हो और जब मैं उसको अप्लाई करूंगा तो खटाक से आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अब जैसे मैंने ये टेबल क्यों दिखाया आपको, टेबल दिखाने का पर्पज ये, यहाँ पे कुछ नहीं समझना, जस्ट मैंने बताया आपको, क्योंकि SN1, SN2, E1, E2 ये सब कुछ क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है, कैसे क्या होता है, प्रॉपर मैकेनिज्म सब कुछ मिलेगा आपको। जस्ट एक झलक इसलिए दिखला रहा हूँ क्योंकि बेटा जब हम यूज करें तो अच्छा हाँ सर ने तो ये बताया था, अच्छा ये था इसलिए सर ने ऐसा बोला था, ये चीज आप उस टाइम पे बोल पाओ, दैट्स वाई मैं आपको ये काम करा रहा हूँ। चलिए तो अब शुरू करते हैं बेटे, और बात करते हैं यहाँ पर किसकी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के। स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक की हम जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने बताया था कि आपका एक तो न्यूक्लियोफिलिक होगा, 3 तरह का, ऐसे ही बोल देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बेटा वो किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम करेंगे। अब आप देखें शुरुआत यहाँ से आपकी होगी बेटे, और जरा आप गौर फरमाएं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम लोग बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये सब चीजें, जिसके पहले क्या था, सारा झलक दिखला जाता, बात समझ रहे हो, सारा का सारा झलक दिखला जाता, और बहुत इंजॉय करोगे मस्त तरीके से। तो अब देखो
क्या क्या चीज़ें हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। SN1 पढ़ना है, SN2 पढ़ना है, SN1 डैश पढ़ना है, SN2 डैश पढ़ना है, SNI पढ़ना है, SNNGP पढ़ना है, जिसको हम एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं, SNAR पढ़ना है हमको। AR मीन्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। SNAE पढ़ना है, इसका मतलब होता है एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन SN। AEA एलिमिनेशन एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा जनरली ये बेंजाइन मैकेनिज्म में होता है। री रिएक्शन जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स या उनके डेरिवेटिव्स में हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो SNAR है सीधे एरोमेटिक लिखा ही हुआ है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। तो इतनी तरह के हमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटे पढ़ने हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। तो अब देखो ये सारी चीज़ें हैं सब्स्टिट्यूशन का, ये जो एक्चुअल पहला क्लास है ना। इसके पहले का जो प्रीरिक्विजिट्स मैंने आपको बताया वो जरूर कवर करना, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से डेफिनेट मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आप इंजॉय कर पाएँ। तो चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझते हुए आगे बढ़ते जाओ और देखते जाओ। अब जरा बेटा अगर हम आगे बात करें तो हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लिविंग ग्रुप यहाँ पर ये लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप यहाँ पे ये लगा हुआ है। अगर लिविंग ग्रुप पर प्लस आ गया तो भैया वो बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। लिविंग ग्रुप पर बहुत डिटेल में, और अगर इसको बाहर निकालोगे तो ये माइनस और यहाँ प्लस, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, खींच लेगा खटाक से इलेक्ट्रॉन्स के, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस न्यूट्रलाइज होके तो लिविंग ग्रुप जो बाहर आया न्यूट्रल के फॉर्म में बाहर आया। और इस पर कोई चार्ज नहीं, तो जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो देखो Cl माइनस के फॉर्म में बाहर। तो लिविंग ग्रुप निगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल है इसका मतलब वो सबस्ट्रेट में किसके साथ जुड़ा हुआ था, प्लस चार्ज के साथ जुड़ा हुआ था। तो कभी भी अगर न्यूट्रल हो लिविंग ग्रुप तो आप समझ लेना जो बाहर आया है सब्सटेंस, वो समझ लेना कि सब्सटेंस के साथ प्लस चार्ज के साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा होता क्या बेटा, सबस्ट्रेट RL ले लें, दिस कंप्लीट इज सबस्ट्रेट, दिस कंप्लीट इज सबस्ट्रेट, ये कंप्लीट सबस्ट्रेट होता है। अब सबस्ट्रेट के अंदर एक आपका लिविंग ग्रुप होता है और एक पार्ट आपका R होता है। वो R क्या क्या हो सकते हैं वो अब आपको समझाते हैं। तो थोड़ा सा सबस्ट्रेट का आइडिया ले लो आप थोड़ा सा, क्योंकि अब तो हम बढ़िया से समझेंगे ना बेटे। देखो ये आपका सबस्ट्रेट है कि नहीं बेटे, देखो ये सबस्ट्रेट है और ये आपका रिएजेंट है। चूंकि न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का रोल आएगा यहाँ पर, और कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर पानी लिया, वो सब देखेंगे डिटेल में अभी कैसे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, सबस्ट्रेट का थोड़ा सा आइडिया पहले और लेते हैं और आगे बात करते हैं बेटे। सबस्ट्रेट में देखो क्या है, जैसे कि हमने बताया ना कि RLG था बेटे, लिविंग ग्रुप के अलावा जो भी पार्ट है ना, जैसे कि ये देखो R है। अब बेटा ये लिविंग ग्रुप है, तो ये बचा हुआ पार्ट ये आपका ये पूरा का पूरा सबस्ट्रेट, ये देखो लिविंग ग्रुप लगा है और इसके साथ ये पार्ट लगा हुआ है, राइट। जैसे कि विनाइल है, देखो ना विनाइल कौन सा है, विनाइल ग्रुप है। ये विनाइल ग्रुप है, क्या है, विनाइल ग्रुप है। देखो फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल अगर आ जा रहा है तो विनाइल ग्रुप होता है। तो देखो ये दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको आप लिविंग ग्रुप बोल सकते हो, सिंगल डबल तो विनाइल। तो ये देखो आपका ये लिविंग ग्रुप। सिमिलरली अलाइल क्या होता है बेटा, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है या लिविंग ग्रुप लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल है तो उसको अलाइल बोलते हैं। अगर यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा है तो ये फिनाइल हो गया। देखो अगर बेंजीन के साथ CH2 के बाद लिविंग ग्रुप लगा है तो बेंजाइल हो गया आपका। अच्छा बेटा देखो यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा है तो ब्रिज हेड में लगा है। देखो दो रिंग आपस में जोड़ रही है इस ब्रिज के थ्रू, तो ब्रिज हेड पे लगा हुआ। ये आपको बाईसाइक्लो बता ही चुका हूँ, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा होगा। ये स्पाइरो कंपाउंड है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा होगा। बात समझ लो। ये देखो ये कंपाउंड आपका ये क्या है बेटा, ये आपका आइसो कंपाउंड या नियो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ये आपका नियो कंपाउंड है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखो ये 3 डिग्री है, तो ये देखो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। सो लिविंग ग्रुप आर ज्वाइंट विद सबस्ट्रेट। कहानी समझ लो। तो ऐसे बहुत सारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं, वो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। अच्छा अभी एसएन के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आगे आपके सामने रख रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक चीज समझे बेटा, जो एसएन रिएक्शंस उनको कौन कौन से, ये सारी चीजें बेटा डिटेल में आएंगी। पहले आप एक बार बस नजर डालते जाओ कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे जो एसएन रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। सबस्ट्रेट अफेक्ट करेगा, अभी मैंने दिखाया। लिविंग ग्रुप बताया वो अफेक्ट करेगा। सॉल्वेंट अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। अभी देखा था ना आपने, लिस्ट क्यों दिखाया था, इसीलिए दिखाया था कि देखो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शंस हो जा रहा था कि नहीं। न्यूक्लियोफाइल या बेस, वीक बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, मॉडरेट बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेटा रिएक्शन का कैटेगरी चेंज हो जा रहा था कि नहीं चेंज हो जा रहा था। अभी मैंने आपको लिस्ट में दिखाया था, दिखा दूं एक बार जरा देख लो जरा ध्यान से। ये देखो वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। देखो रिएक्शंस, तो ये सारी चीजें जो हैं बेटा ये अफेक्ट करेंगी आपकी, है ना। तो सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, न्यूक्लियोफाइल, बेस। तो जब कभी भी आपके एसएन रिएक्शन आपके माइंड में आए ना बेटा, तो ये चीजें खटाक से आपके दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, सबस्ट्रेट के थ्रू रिएक्शन इफेक्ट हो सकती है, लिविंग ग्रुप के थ्रू हो सकती है, सॉल्वेंट के थ्रू हो सकती है, टेम्परेचर के थ्रू हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो सकती है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, मॉडरेट बेस, इनके बेसिस पे भी चीजें हो सकती हैं। बात समझ लो। तो ये सारी चीजें मैं चुन चुन के एक एक करके आपको बताऊंगा। अच्छा कुछ और आगे हम बात करें
उसके पहले थोड़ी सी कुछ और चीज़ें देखते हैं, फिर हम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे इसका। तो अभी तक आई होप बेटा आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही कि मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में होने क्या वाला है, और क्या खतरनाक चीज़, क्या मस्त और ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, ये आप समझ पा रहे होगे कि कितना डिटेल में हम घुस के एकदम डेप्थ में जीरो टू सुपर हीरो तक बात करने वाले हैं। ओके बेटे, तो चलिए अब आगे की बात करें। ओके बेटा, तो अब आगे शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है, कैसे क्या। तो अभी तक मैंने क्या बताया बेटा, जो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ उनके बारे में बताया। प्रीक्विसाइट्स क्या है जो आपको करने हैं इसके पहले, वो मैंने आपको बताया एंड, और आगे जो बताने जा रहा हूँ उनका भी मैंने आपको एक झलक दिखला जा जेडीजी सेक्शन दिया। तो अब वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बहुत डिटेल में आएंगी और बहुत मजे करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मैं बेटा इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप एशियन रिएक्शन पहचानने में या उनके रिएक्शंस को लिखने में आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सच बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से और सही तरीके से देखते चले जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर ये लेने जा रहा हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हिच डज नॉट गिव एसिड रिएक्शन। भैया पहले कौन नहीं देते उन्हीं की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एसिड रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला जो हम बात करने जा रहे हैं बेटे, दैट फर्स्ट वन इज, है ना, पहला जो होता है आपका वो होता है आपका बेटा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड मैंने आपको क्या बताया था, विनाइल हैलाइड है ना, क्या होता है बेटा कि आपका देखो विनाइल ग्रुप क्या होता है। विनाइल ग्रुप बेटा बेसिकली आपका क्या होता है, मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो विनाइल ग्रुप होता है वो बेटा क्या होता है आपका डबल, सिंगल और फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल ऐसे हम बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल अगर है तो उसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं। लाइक आप अगर हम हैलाइड की बात कर रहे हैं तो जरा देखना डबल सिंगल, और देखो तो देखो हेलोजन सिंगल डबल हैलाइड हो गया कि नहीं, हेलोजन सिंगल डबल। सो दिस जो भी कंपाउंड बनेगा इस तरह का दैट विल बी फिनाइल। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा CH2, अब जरा ध्यान दीजिएगा CH2 CH और यहाँ पर X। अब मुझे आप बताओ बेटा क्या हेलोजन सिंगल डबल है, सो दिस इज विनाइल हैलाइड, दिस इज विनाइल हैलाइड। कैसे भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, ध्यान से देखते जाओ आप, कहीं पर भी कोई दिक्कत मैं आपको होने नहीं दूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पर ले लिया, बताओ बेटा हेलोजन सिंगल डबल, मैंने कहा कि ये है, जरा देखिए जनाब ये है देखो, और यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ पर X लिया, हेलोजन सिंगल डबल। तो अब विनाइल हैलाइड पहचान लोगे, पहली चीज तो ये। चलिए आपने विनाइल हैलाइड पहचान लिया। अब ये जो कंपाउंड है बेटे ये एसिड रिएक्शंस नहीं देते हैं, इनका रीजन को समझते हैं। सबसे पहला रीजन है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डीबीसी का मतलब बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होगा भाई, RX होना चाहिए, और बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, चूंकि न्यूक्लियोफिलिक की बात करें, ये यहाँ से निकल जाए और यहाँ ऐड हो जाए तो ये आ जाएगा RNU हो जाता है और प्लस X माइनस, ये होगा कुछ। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कोई भी कंपाउंड देना चाहता है तो लिविंग ग्रुप मस्ट लीव, लिविंग ग्रुप मस्ट लीव। अगर लिविंग ग्रुप मस्ट लीव यानी अगर अच्छे से निकल जाए तभी तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है बेटा, तभी तो ये अटैक यहाँ पे मारेगा, राइट। तो तभी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अब होगा क्या बेटा, जब हम यहाँ पर विनाइल की बात करते हैं, जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। हमने कहा कि भैया ये CH2 है और ये डबल बॉन्ड है, ये CH और बेटा ये X है। इसके पास होता है लोन पेयर। जब इसके पास लोन पेयर होता है तो बेटा ये क्या करेगा, देखो लोन पेयर की वजह से लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, रेजोनेंस आ जाएगा। और जब यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा तो लोन पेयर क्या होगा बेटा, लोन पेयर सिंगल डबल। इसका तरीका क्या बताया था, 1 2 3 स्केलेटन आप सबसे पहले बनाएं, सबसे पहले आप स्केलेटन बनाएं, डबल वन को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दें, 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दिया, राइट। लोन पेयर को अब ये जो है 1 से 3 में जाता है, तो बेटा 1 से 3 में लोन पेयर गया तो माइनस आ जाएगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब बेटा बताओ, अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं, तो अगर आप हाइब्रिड इसका देखोगे बेटे तो आपको क्या नजर आएगा कि देखो 2 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, उसको फिर से नंबर कर लो 1 2 3, और 1 2 के बीच में भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। और जब ये तेजी से घूमेगा तो आपको जीएसएम में बहुत अच्छे से पता है, पढ़ चुके हो बेटा। तो CH2 CH और X, और बेटा इनके बीच में यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से बेटा तो एक कौन सा, हर जगह आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो देखो बेटा यहाँ पर आ गया क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर DBC। एंड ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अब आप समझिएगा, ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू दिस DBC डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, ये जो C और X के बीच का बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। कैसा बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। सो डज नॉट लीव इजली, ये इजली लीव नहीं करेगा, और अगर इजली लीव नहीं करेगा तो बेटा एसिड रिएक्शन नहीं देगा, ये कहानी बात समझ में आती है। पहला रीजन है। दूसरा रीजन भी मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा इसका दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जरा उस बात को भी समझें। हमने कहा कि मान लो, चलो रेजोनेंस की वजह से आ गया, मान लो अब SN1 SN2 ये सब समझेंगे क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH था बेटा, यहाँ पर X था। मान लो कि X निकल गया,
हालांकि किसी में कार्ब बनता है, किसी में नहीं बनता, लेकिन बट मान लो एक चीज हम आपको और समझाना चाहते हैं कि मान लो ये निकल गया, सपोज यहाँ पर प्लस आ गया, जैसे यहाँ पर प्लस आएगा बेटा तो ये क्या बनाएगा CH2 और यहाँ पर C और यहाँ पर देखो H है और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, राइट बेटे, समझ रहे जरा बात को। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो कार्बन पर जब प्लस चार्ज आता है तो उसकी वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3 है, इसके पास एक सिग्मा एक पाई है, तो इसके पास क्या 2 सिग्मा है, यस 2 सिग्मा है। लोन पेयर कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, चौथा जो निकला उसकी वजह से ही तो प्लस चार्ज है। नो लोन पेयर, 0 लोन पेयर, इनका सम निकालोगे बेटा तो 2 आएगा, और जब 2 आता है तो हाइब्रिडेशन sp आ जाएगा, और sp का मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और बेटा बताओ कार्बन पर, तो यानी कि ये जो कार्बन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर प्लस चार्ज आएगा तो अनस्टेबल होता है। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, रीजन दोनों समझ में आ रहे हैं क्या बेटे, रीजन दोनों समझ में आ रहे हैं क्या। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इज अनस्टेबल। क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। तो बेटा बताओ कोई भी कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल। इसकी वजह से, इसलिए बेटा ये जो रिएक्शन है ये नहीं होगी, ये यहाँ से नहीं निकलेगा, और जब निकलेगा नहीं तो कहाँ से एसन। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये निकल जा रहा है, कुछ SN2 में तो क्या होता है, साइमल्टेनियस नहीं होता है, पूरा एक साथ नहीं निकलता है। तो भाई ये रीजन भी मैंने आपको समझाया कि भैया डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमने आपको ये समझाया। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा, और विनाइल के बाद अब हम सेकंड नंबर पे जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अराइल हैलाइड। तो हम बात करने जा रहे हैं आप इसकी अराइल हैलाइड की, अराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। अराइल का मतलब होता है एरोमेटिक, जनरली हम यहाँ पर फिनाइल की बात करेंगे, है ना। अराइल और फिनाइल में काफ़ी डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि अराइल और फिनाइल सेम होता है, नहीं बहुत डिफरेंस होता है। अराइल हैलाइड मतलब यहाँ पर फिनाइल की बात करने जा रहे हैं बेटा, फिनाइल की बेसिकली। तो हम फिनाइल से रिलेट करेंगे और आपको फिनाइल पता है, ठीक है, क्योंकि फिनाइल भी एरोमेटिक होता है और अराइल का मतलब ही एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक जरूरी थोड़ी है फिनाइल की जगह और भी बहुत सारे एरोमेटिक हो सकते हैं ना, बट हम यहाँ पर फिनाइल की बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, ये फिनाइल को हम पीएच से रिप्रेजेंट कर दें, पीएच से कुछ इस तरह से, है ना। तो पीएच सिंगल डबल, देख रहे हो, पीएच सिंगल और फंक्शनल ग्रुप, पीएच सिंगल और कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा हम उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड, है ना। मतलब ये क्या आ गया, कुछ इस तरह से बेंजीन हो, ये देखिए, और सिंगल हो और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो दिस इज अराइल। लाइक हमने कहा कि जरा देखिएगा बेटा, हमने कहा कि ये देखिए बेंजीन रिंग है बेटे, सिंगल, और ये हेलोजन आ गया। चूंकि हैलाइड्स की बात करें तो हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच, फंक्शनल ग्रुप सिंगल पीएच इज अराइल, ऐसे पहचान लोगे आप। जरा देखो, बताना मुझे आप, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें को बेटा आप अच्छे से समझें बढ़िया तरीके से। हमने यहाँ पर लगा दिया हेलोजन, तो हेलोजन सिंगल, और देखो यहाँ पर अब देखो ये पूरा ग्रुप बेटा क्या आपका अराइल, तो इसको अराइल भी बोल सकते हो, फिनाइल। तो फिनाइल, या फिर आप ऐसे कहो कि आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, अराइल ग्रुप होना चाहिए, सिंगल और फंक्शनल ग्रुप अगर होना है तो उसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पर देखो ये नैप्थलीन ग्रुप है आपका, है ना, जबकि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है। चलो फिनाइल की बात कर ली, तो एरोमेटिक होना चाहिए, कहने का मतलब क्या होना चाहिए, एरोमेटिक सिंगल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दिस इज बेटा योर अराइल हैलाइड, राइट। तो आई होप आप ये भी समझो। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जब इसकी बात करें तो यहाँ पर भी 2 रीजन आएंगे। पहला रीजन क्या आएगा, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे, आपने ये लिया बेंजीन, अब बेटा इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि आप कहानी समझ चुके हो। ये देखो सिमिलर वही केस तो बन रहा है, ये देखो लोन पेयर इधर जाएगा बेटा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इसको 1 2 3 बोल दो, तो डबल 1 2 3 से पहले तो आप स्केलेटन बना लें। कभी भी बेटा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए ना, तो आप सबसे पहले जिनको टच नहीं करते, जो अनटच्ड होते हैं, जिनको आपने छुआ नहीं, उनको सबसे पहले ले आओ। तो देखो ऐसे, और कौन कौन से बॉन्ड को आपने नहीं छुआ, 2 3 के अलावा ये दोनों बॉन्ड्स को आपने नहीं टच किया, जो अनटच्ड है, कभी गलती नहीं करोगे आप, ऐसे कर लिया। 2 3 से 2 1 में ले जाओ बॉन्ड को। अब लोन पेयर 1 से 3 में जाएगा, मतलब माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब बेटा बताओ क्या डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, मतलब हाइब्रिड बना लोगे ना आप इसका हाइब्रिड जब बनाओगे तो कैसा हाइब्रिड नजर आएगा आपको, इसका हाइब्रिड कुछ इस तरह का नजर आएगा ना, देखो हर जगह आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा। तो यहाँ पर ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ, दिस इज मोर, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गया तो इसको तोड़ने में दिक्कत होगी और इसलिए ये एसन रिएक्शन नहीं देगा, जैसे विनाइल में था। सेम एक्सप्लेनेशन, पहले चीज़ तो ये आ गई। अच्छा अब मान लो आपने तोड़ लिया, अब मान लो आपने करनी सर हम तोड़ लेंगे, हमको तोड़ के दिखाइए सर, तो चलिए तोड़ लेते हैं भाई, हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। जितने रीजन जो हो सकते हैं सब एक्सप्लेन कर देंगे। चलो ये हमने कहा तोड़, तो भाई तोड़ोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आ गया। जैसे आपने इसको तोड़ा
तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के देखो, तोड़ के क्या देखना, तो अभी होने क्या वाला है, यहाँ प्लस आ गया, कार्बन पे प्लस बेटे, कार्बन पे प्लस। और कार्बन का जब प्लस आता है तो 3 ही बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड आपके सामने नजर आ रहे हैं, 2 सिग्मा है, मतलब सिमिलरली sp हाइब्रिडाइजेशन, sp, इसका मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, है ना। एंड पॉजिटिव चार्ज, बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोस्ट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज अनस्टेबल। तो नॉर्मल कंडीशन में एक रिएक्शंस नहीं होती हैं, बट ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस पाई गई हैं जहां पर तो बहुत सारी डाउज प्रोसेस आगे सब समझोगे आप, है ना, बट पहले नॉर्मली सीखे हैं। सो दिस रिएक्शन नॉट अकर, या हम ये कहें डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरी बात करें अगर हम, चलो आपने तोड़ के ये बना लिया, जब आपने तोड़ के ये बना लिया तो जरा देखो, तीसरा जो रीजन होता है बेटे, इसका एंगल स्ट्रेन होता है, इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया बेटे, हाईली। बेटा समझ में आ रहा है ना बात सभी को अच्छे से, बेटा बोलो सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है ना बेटे, है ना। अब तीसरा जो होता है एंगल स्ट्रेन होता है, टेंशन वाली बात आ गई। क्या टेंशन वाली बात आ गई कि भैया जब आपने यहाँ पर ऐसे किया, इसको देखो ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया बेटा, प्लस चार्ज का मतलब sp, और sp का मतलब एंगल होता है 180 डिग्री। ओहो ये क्या हो गया भाई, 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये तो बेंट है, ये तो ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है। और अगर ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एंगल इज 180 डिग्री, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये अपने आप को सीधा करना चाहेंगे इस तरह से, लीनियर। भाई 180 का मतलब क्या होता है, लीनियर होता है ना बेटे, क्या होता है, लीनियर। तो ये अपने आप को सीधा करना चाहेंगे, ये हमेशा ऐसे करके। बेटा बताओ, इस चक्कर में अपने आप को ऐसे थे, ऐसा करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ये कंपाउंड अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील करेगा, तो इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। और सोचो अगर ये सीधा हो गया तो कंपाउंड तो टूट जाएगा, कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा, भैया सब्स्टिट्यूशन की बात कहां करोगे। तो ये हमेशा स्ट्रेन फील करेगा, हाईली अनस्टेबल होगा, हमेशा इसके दिमाग में बहुत टेंशन होगी कि भैया हमको तो सीधा होना है, हम टेढ़े, हमें सीधा होना है, बस ये दिन रात यही सोचेगा, राइट। इसको 180 करना है, सो दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो बेटा बताओ क्या जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या मैं सब आपको समझाते जा रहा हूँ। सो दिस इज हाईली अनस्टेबल। बेटा हाईली अनस्टेबल है तो ये भी एसएन रिएक्शन, मतलब समझ रहे हो, रीजन समझ रहे हो बेटे, रीजन समझ रहे हो क्या, अरे रीजन समझ रहे हो क्या बेटे। तो विनाइल हो गया, अराइल हो गया, चलो विनाइल हो गया, अराइल हो गया, और आपको दिखाते हैं हम आपको ब्रिज हेड कंपाउंड्स, ब्रिज हेड कंपाउंड्स। तीसरा जो आपका है ब्रिज हेड, तीसरा जो आपका है दैट इज ब्रिज हेड कंपाउंड, ब्रिज हेड। अब ब्रिज हेड समझते हैं भैया क्या होता है, ब्रिज हेड समझते हैं क्या होता है भाई। ब्रिज हेड समझने से पहले थोड़ा सा क्या पानी पिएंगे, चलिए पानी पीते हैं। चलिए गट 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 हो गया ब्रिज हेड। ब्रिज हेड का मतलब क्या कि दो रिंग जब आपस में जुड़े इस तरह से, कुछ इस तरह से, देखो ये दिख रहा है साहब साहब। और मान लो बेटा यहाँ पर लगा दिया आपने हेलोजन, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं, यहाँ पे, ठीक। चलो अभी हाइब्रिडेशन बेटा यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, sp3 है। ये फील कर पा रहे हो, इस तरह से एक बुक है ऐसे ऐसे, उसके ऊपर से एक इस तरह से और लगा हुआ है। तो बेटा ये 3 डायमेंशन है, पूरा 3D है ये, मतलब इस तरह से देखो ऐसे, और उसके ऊपर में बुक के दोनों कॉर्नर से ऊपर में ऐसे एक और लगा हुआ है। सो दिस इज 3D। चलिए मान लो आपने यहाँ से x माइनस निकाल दिया, निकल गया, चलिए निकल गया भाई, तो अब निकाल के दिखाते हैं आपको जनाब, बात को समझें। निकाल दिया आपने, जैसे बेटे आपने निकाला इसको, ये थोड़ा ई स्टाइल में हो गया ना, ये थोड़ा ई स्टाइल में आ गया, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं और बात को समझते हैं। चलिए ये तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज, अरे भाई साहब, है ना। ब्रेडिट्स रूल मैंने आपको बता रखा है जीओसी में, ब्रेडिट्स रूल वो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड हाईली अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, है ना, एक्सेप्ट फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, एक्सेप्ट फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, ठीक है। कैसे क्यों हुआ भाई, अब तो प्लस चार्ज आ गया, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का मतलब sp2 बेटे, sp2 का मतलब होता है बेटा ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर, बात को समझना, ट्रायगोनल प्लानर टीपी।
अच्छा प्लेनर का मतलब एक प्लेन, तो अभी तो ये ऐसे था और ऊपर से ऐसे निकला हुआ था। अब एक प्लेन का मतलब क्या कि ये एकदम सब चपट जाए, मतलब समझ रहे हो, एकदम सपाट हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऊपर वाला भी एकदम ऐसे प्लेन में आ जाए, एक प्लेन में हो जाए। तो अब अगर ऐसा हो गया sp2 आने का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, ये अपने आप को प्लेनर करना चाहेगा, 3D से 2D में लाना चाहेगा। तो बेटा बताओ, अगर ये अपने आप को 2D में लाना चाहेगा तो क्या ये कंपाउंड ही नहीं टूट जाएगा? जैसा था एकदम, ये ऐसे था, ऊपर ऐसे लगा हुआ था, सब एकदम एक प्लेन में, मतलब सब टूट टाट के बराबर हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। क्या होगा बेटे? ये हाईली अनस्टेबल, दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, है ना, ड्यू टू दिस स्ट्रेन। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ब्रिज हेड भी आपके एसएन रिएक्शन नहीं देंगे जनाब, ब्रिज हेड भी एसएन रिएक्शन नहीं देंगे। क्या बेटा यहाँ तक कहानी समझ में आती है क्या? अच्छा, एक कंपाउंड और मैं आपको पहले बता दूं, चौथा नंबर, एंड दैट इज नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड। नियोपेंटाइल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड। कहानी समझ रहे हैं बेटे आप? कहानी समझ रहे हैं? ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देखते चले जाएं, सबके नोट्स भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। नियोपेंटाइल अल्काइल, पहले तो नियोपेंटाइल बनाते हैं। पेंटाइल अल्काइल है, पेंटाइल मतलब बेटा कितने कार्बन? 5 कार्बन। इसका तरीका देखो, मैंने आपको क्या बताया था पहले, तो वो देखें, है ना। इसके नंबर करें 1 2 3 4 5। हमने कहा था ना कि दूसरे नंबर पे अगर आपको नियो बनाना है तो दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, 2 कार्बन ऐसे लगा देने हैं, ऐसे। देखो 5 हो गए कि नहीं? 5 हो गए, पेंटाइल। और जो ब्रांच से दूर वाला है वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा देना है, तो अल्काइल हैलाइड, देखो ये हो गया। सो दिस बिकम्स नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड, है ना। सो अगर n नंबर का है तो आपको पहले n-2 की चैन बनानी है, तो 3 की चैन बना दिया और सेकेंड नंबर कार्बन पे इस तरह से लगा देना है। और जो ब्रांचिंग से जो सबसे दूर वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन है, वहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप लगाना है, तो आपका ये इस तरह से अल्काइल बनता है, नियो अल्काइल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता रखा है बेटे, ये मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता रखा है बेटे, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आती। होगा क्या बेटा इसमें, ये जो रिएक्शन है ना, अगर आप इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे तो इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपका देखो हायर डिग्री है ना बेटा, 4 डिग्री है, और देखो ये वाला जो कार्बन, एक ही कार्बन से ये 1 डिग्री है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे बेटा, तो ये कभी भी बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, ड्यू टू दीज बल्कि ग्रुप्स। ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, इन्होंने बैक साइड को क्या कर रखा, पूरा का पूरा ब्लॉक कर रखा है। तो ये गिवन ग्रुप इधर जाके इस वाले कार्बन पे नहीं घुस पाएगा, जाके इस वाले कार्बन पे, सॉरी इस वाले कार्बन पे बैक साइड से, क्योंकि ये देखो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं ना, देखना ध्यान से देखना, ये जो बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं ना बेटे यहाँ पर, तो ये अगर इसको बैक साइड से हम कहें कि इस वाले कार्बन पे बैक साइड से जाके अटैक करो ऐसे, तो बेटा क्या घुस के जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा, नो बैक साइड अटैक। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक क्राउड, बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बेटा? ड्यू टू स्टेरिक क्राउड, ड्यू टू, ये जो बल्कि ग्रुप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक क्राउड। ये सब जीओसी में समझा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से, बैक साइड से। हाँ, लेकिन ये सामने से ऐसे अटैक मार सकता है। इसका मतलब अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी बेटा बैक साइड से अटैक होता है ना और सबसे धीरे धीरे बाहर निकलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं SN2, यानी कभी भी SN2 नहीं दे पाएगा। तो मतलब स्टिल दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री में मोर चांसेस ऑफ, खैर अभी हम इस बात को ना बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा, बट इतना बोलेंगे SN2 नहीं दे पाएगा, बट इट कैन गिव SN1। ये SN1 रिएक्शन देने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। ये आपको विलियमसन सिंथेसिस में और भी डिटेल में वो सब सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा बेटे, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। तो इस तरह से कितने चीज़ें हमने क्या क्या बताया आपको, कौन कौन नहीं दे सकता है बताओ बेटा? विनाइल नहीं दे सकता है, दूसरा हमने क्या बताया बेटा? अराइल, अराइल नहीं दे सकता है। फटाफट देखो पहले तो कंपाउंड को देखते ही आपको पहचान लेना है, विनाइल नहीं दे सकता, अराइल नहीं दे सकता, ब्रिज हेड वाले नहीं दे सकते, एसएन रिएक्शन ब्रिज हेड वाले नहीं दे सकते। चौथे में जो आपका नियो वाला कंपाउंड है, नियो वाला, ये SN1 दे सकता है, बट दिस कैन नॉट गिव SN2। तो इसमें भी SN देने के चांसेस कम होते हैं, है ना। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेटे, जरा आप देख लो, ये सब मैंने लिख रखा है। देखो टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड विच इज नॉट यूज्ड इन SN1 रिएक्शन। विनाइल सारी रीजन मैंने बता रखे, अराइल ये आपके सामने सेम रीजन जो विनाइल का था वो इसके साथ होगा,
ब्रिजेट में हमने ये कंपाउंड लिया, तो देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्रिजेट पे लगा, ये नहीं निकल पाएगा बेटे, क्यों? क्योंकि फ्लैट होना चाहेगा, तोड़ फोड़ करके एकदम चपट देना चाहेगा, तो वो चीज़ भी नहीं हो सकती है। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया, क्या बताया? नियोपेंटाइल बताया। तो नियोपेंटाइल में देखो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, बैक साइड मच मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन बैक साइड, सो विल नॉट गिव SN2। SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, वो हम समझाएंगे, है ना। इवन इट इज 1 डिग्री RX, तो 1 डिग्री में SN2 के बहुत चांसेस होते हैं, बट फिर भी SN2 नहीं दे पाता है, बिकॉज बैक साइड में बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउड है, स्टिल डज नॉट गिव SN2, है ना। और विलियमसन सिंथेसिस भी नहीं, तो इट कैन नहीं देता है, ये हम बताएंगे सब आपको, इसलिए हम थोड़ा सा इसको, सो बट इट कैन गिव SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन दे सकता है। चलिए, क्या बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो पहले तो आपको मैंने थोड़ा सा ये आइडिया दिया कि भैया कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो आप देखते उनको टिक मार दो कि भैया ना 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 ना, ये तो SN देगा नहीं, ये तो SN देगा ही नहीं। रीजन आपके सामने बेटे आ गए, है ना। SN क्या है वो बताया नहीं हूँ, बट कौन नहीं देगा ये बता दिया, कौन नहीं देगा ये बता दिया। बाकी जो दे सकते हैं अभी हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो अब टाइम आ गया बेटा कि हम लोग डिटेल में स्टार्ट करें। अब नाउ द टाइम इज टू स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 से स्टार्ट करते हैं बेटे। SN1 पहले करेंगे, फिर SN2 करेंगे, फिर SNI करेंगे, SNNGP करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो हम लोग SN1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई अब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके बेटे, चलिए ओके बेटा, तो अब आगे बात करते हैं और शुरू करते हैं बेटा SN1 रिएक्शन से। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? SN1 रिएक्शन की। पूरी इसकी कहानी सब कुछ बढ़िया डिटेल में समझाएंगे, है ना, और बढ़िया तरीके से आपको समझना है। तो अभी तक क्या क्या किया उसके बेसिस पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए स्टार्ट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन शुरू करते हैं बेटे। तो भैया SN1 रिएक्शन में बेटा देखो क्या होगा। पहले सबसे पहली चीज़ तो SN1 का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। ऐसे भी लिखा रहता है ना, जैसे जैसे लिखा रहता है वो आप समझें। SN1 ऐसे भी लिखा रहता है, या SN1 ऐसे भी लिखा रहता है। अच्छा बेटा, 1 का मतलब होता है यूनी मॉलिक्यूलर, है ना। और N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन। सो यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी रिएक्शन देखेंगे पूरा, इस पर खतरनाक काम करने वाले हैं हम लोग, मस्त वाला। सो 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर। अब ये समझाएंगे क्यों यूनिमोलिकुलर है, सब चीज़ें, है ना। सो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा, अब होगा क्या बेटा कि आपके पास एक सबस्ट्रेट होगा जिसके साथ लिविंग ग्रुप लगा होगा। आप इसमें किसका अटैक कराओगे? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, समझना। आप यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट वगैरह लोगे, सब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो क्या होगा बेटा, ये L हट जाएगा और यहाँ पर NU आ जाएगा और प्लस L माइनस बाहर हो जाएगा। ये आपकी नेट रिएक्शन है, दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये बात तो हम बहुत बार करते ही चले आ रहे हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, है ना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे बेटा एकदम, है ना। एकदम पेटी बांध के बैठ जाओ, एकदम कमर कस लो बस, ठीक है, और बहुत मस्त तरीके से। मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, जरा देखो कि जो RL है ना बेटा, ये RL, ठीक है, ये बॉन्ड सबसे पहले क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होता है कुछ इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं कि भैया ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया, TS1 ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अच्छा, ये जब ऐसे ब्रेक हो रहा है बेटा तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इस पर पार्शियल माइनस, इस पर पार्शियल प्लस, और जब ये पूरा टूट जाएगा तो बेटा बताओ क्या, यहाँ पर R प्लस बन जाएगा और L माइनस आ जाएगा। तो बेटा क्या यहाँ पर कार्ब कैटायन बन जाएगा, कार्ब कैटायन बन जाएगा, समझना। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड। समझ में आता है? स्टेप बाय स्टेप एकदम प्यार मोहब्बत से आप देखें। ये स्टेप 1। किसी भी रिएक्शन में जितने स्टेप्स होते हैं बेटा वो सारे एलिमेंट्री स्टेप होते हैं ना, मतलब एक ही स्टेप होता है, एलिमेंट्री स्टेप होते हैं सारे के सारे। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो अब क्या होगा बेटा, दूसरी बात अगर हम लोग करें तो देखो अब क्या होगा बेटे, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्ब कैटायन आपका बन चुका है। अगर रीअरेंजमेंट का चांसेस होगा तो रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो सब चीज़ें आप अभी देखोगे कैसे। तो अब इसके पास आएगा न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए आया न्यूक्लियोफाइल, और ये अभी अब आप बोलोगे सर सॉल्वेंट क्या, सब बताएंगे सॉल्वेंट का क्या रोल है क्या नहीं। तो अब इसमें फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा कि R प्लस को और इस न्यूक्लियोफाइल ये एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे बेटे। जब ये इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे को बेटा तो इनके बीच में बॉन्डिंग, तो यहाँ पर इंटरैक्शन होगा और फाइनली तो ये आपका TS2 हो जाएगा और फाइनली बेटा यहाँ पर
RNU बन जाएगा। अभी मैं कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टीरियोकेमिस्ट्री और ग्राफ की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। पहले आप पर इसका मतलब पूरा समझें कि SN1 होता क्या है। कुछ क्या ये 2 स्टेप में हुआ बेटे? यस। अच्छा एक बताओ बेटा, यहाँ पर क्या BB बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है या ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है? ये कह सकते हैं क्या ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग? आप शायद समझ गए होंगे कि जो पहले मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं उन सबको क्या मतलब था। और बेटा क्या यहाँ पर केवल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओनली बॉन्ड फॉर्मिंग? अरे भाई साहब, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हो रहा है BB और बॉन्ड फॉर्मिंग को हम BM बोलते हैं, बॉन्ड मेकिंग। बेटा जब बॉन्ड टूट रहा है इसका मतलब इसको एनर्जी दी जा रही होगी। इसका मतलब इसका जो पहला स्टेप है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, इसका मतलब पहला स्टेप जो है आपका ये एंडो होगा। और बेटा जब कभी भी और यहाँ तो कोई इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ दूर जा रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब कैसे मिलेगी वो बात करेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, और जब कोई बॉन्ड बनता है बेटे, तो जब कोई बॉन्ड बनता है देन व्हेन देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। वो प्रोसेस हमेशा एक जो प्रोसेस होता है। अच्छा यहाँ पर बेटा ये बॉन्ड बन रहा है, प्लस और माइनस चार्ज भी आ चुका है, तो ये खटाक से जुड़ने की कोशिश करेगा। क्या ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा? तुरंत जुड़ना चाहेगा क्योंकि स्टेबल भी ज़्यादा होगा। तो भैया यहाँ पर ये बन रहे हैं तो दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस विल बी मोर स्टेबल। अच्छा यहाँ पे टूट रहा है बेटे, तो तोड़ने के लिए बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो प्रोसेस होगी आपकी स्लो प्रोसेस होगी, है ना। बट यहाँ पे प्लस और माइनस, एक्चुअल प्लस माइनस आ चुका है, खटाक से जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये फास्ट हो जाएगा। बट यहाँ तोड़ रहे हो बेटा, तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस स्लो होगा। और जो स्लो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपका जो पहला स्टेप होगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहीं पे बनाना बेटे। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज RDS, ध्यान रखना, इज RDS। तो चूंकि कार्बोकैटायन RDS में ही कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसका रिएक्टिविटी या जो भी चीजें हैं वो सब कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका पहला स्टेप है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज योर ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये मैं आपको पहले भी ग्राफिकल एनालिसिस में बता चुका हूं, राइट। अब यहां से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं बेटे, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। वो क्या क्या चीजें सामने आएंगी, ग्राफ और स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कैसे। जरा देखो, अब चूंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो देखो पहला पॉइंट आप समझें। तो बेटा रेट जो है डायरेक्टली या एक कांस्टेंट ले लें या ऐसे बोले, जो रेट होगा बेटा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट इज डायरेक्ट। और ये आपके एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कितना मोल है? 1 मोल है या 1 मॉलिक्यूल है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब बताओ जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो बेटा इसमें जो रिएक्टेंट है वो केवल सबस्ट्रेट ही तो है। न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा है। जो रेट को डिटरमिन कर रहा है वहां पर न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा है, यानी कि इसका जो RDS में केवल और केवल रिएक्टेंट सबस्ट्रेट आ रहा है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, केवल और केवल सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो ना बेटा? और चूंकि यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ RDS रिएक्शन कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? चूंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन में बेटा एक ही मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है कि जो एलिमेंट्री स्टेप होता है उसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है बेटा रिएक्शन को कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी तो बेटा एक ही मॉलिक्यूल तो सो यानी दूसरा पॉइंट यहां पर सामने क्या आता है, यानी अब यहां पर अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो के ले आओ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिख दो, सबस्ट्रेट लिख दो। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा यहाँ पर ये भी कह सकते हैं क्या कि ये जो सबस्ट्रेट है क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर इसकी जगह पर ऐसे भी लिखा होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रोफिलिक है। देखो भाई ऐसे जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और फिर NU माइनस यहाँ पर अटैक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भाई, जिसके बात समझ रहे हो ना? तो ये इलेक्ट्रो ऐसे भी लिखा होता है। चलिए पहली चीज मॉलिक्युलैरिटी बेटे क्या होती है? मॉलिक्युलैरिटी जो होती है, जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, सुन लो ध्यान से, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन प्रॉपर्ली बैलेंस होनी चाहिए। पहली चीज तो रिएक्शन प्रॉपर्ली बैलेंस होनी चाहिए, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही उस रिएक्शन का मॉलिक्युलैरिटी होता है, कंप्लीट रिएक्शन का। सो इसका जो मॉलिक्युलैरिटी है, और जनरली क्या होता है बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली क्या होता है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, सिंगल स्टेप में वही पहले स्टेप जो है के केस में जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलैरिटी होता है। या 12th का पोर्शन जो है ना केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, है ना, ये होता है। बट मॉलिक्युलैरिटी कितने मॉलिक्यूल? सो मॉलिक्युलैरिटी
molecularity is defined only for elementary reaction. ये केवल not defined for non elementary, not defined for non elementary. ये मॉलिक्युलरिटी बेटा नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ एलिमेंट्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड फॉर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन. नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कभी भी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती. तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये बोल दो, अच्छा एक चीज बताओ बेटा मुझे, ये जो रिएक्शन है ये वाली, ये कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री या नॉन एलिमेंट्री? अगर एक से ज्यादा स्टेप हो गए मैकेनिज्म में तो हमेशा नॉन एलिमेंट्री होता है. तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बताओ, तो ये मत देखना अरे सर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगा. ना ना, गलत बात बिल्कुल मत करना. मॉलिक्युलरिटी कभी भी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती है. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बहुत चीजें डिटेल में आपको बताई जाएंगी. सो मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. और बेटा और देखो यहाँ पर ये आरडीएस में जो होता है उसी से आपका मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होगा. तो इस आरडीएस जो स्लो स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन आगे बढ़ी, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है. सो इट्स मॉलिक्युलरिटी. तो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री रिएक्शन. किसके? एलिमेंट्री है ना, स्टेप 1 या आरडीएस इज 1 है ना. अगर आप ऐसा लिख देते हो कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1. भैया एक चीज बताओ, जो आप रिएक्शन की बात कर रहे हो वो रिएक्शन तो नॉन एलिमेंट्री है, वो रिएक्शन तो नॉन एलिमेंट्री एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है. तो भैया इसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड ही नहीं है और आप 1 लिख दे रहे हो. कई लोगों ने लिखा हुआ है इस चीज को, ध्यान रखना बेटा. अगर आपने ऐसे लिख दिया मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1, दैट इज करेक्ट, इनकरेक्ट. सो आपको मॉलिक्युलरिटी अगर बताना है तो आपको बोलना होगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री रिएक्शन, और आरडीएस इज 1. कहानी समझ? तो मॉलिक्युलरिटी इसका 1 हो गया, ऑर्डर 1 हो गया. यहां तक बात भी समझ में आती है. बेटा बताओ तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि भाई रेट जो है कौन सा स्टेप डिफाइन कर रहा है? पहला ही स्टेप ही आरडीएस है आपका, रेट डिटरमिन. तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आया क्या? नहीं आया. सो इसका मतलब रेट ऑफ दिस SN1 रिएक्शन, SN1 की ही बात हो रही है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर इसका रेट डिपेंड नहीं करेगा SN1 रिएक्शन में. बात समझ रहे हैं बेटा? पानी. तो शायद आपको कहानी धीरे धीरे आप समझ में आ रही होगी, कहानी धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी. ठीक है. तो मॉलिक्युलरिटी के बारे में बहुत ध्यान रखना बेटा, मॉलिक्युलरिटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ओवरऑल रिएक्शन अगर नॉन एलिमेंट्री है तो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती ही नहीं है. ये सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे. अच्छा यहाँ तक एक बात समझ में आ गई. दूसरा बेटा एक चीज़ बताओ, कितनी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनी है? एक यहाँ पर ये बनी, एक यहाँ पर बनी है ना. सो मोर देन 1 ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, मोर देन 1 TS इज फॉर्म्ड. जो चीज़ें, कुछ रट्टा नहीं मारना है. आपने रिएक्शन देख लिया, अब देखो क्या बेटा यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. कहानी बेटे समझ में आ रही ना अच्छे से? कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया आपका. बना कि नहीं बना बेटे? रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. एंड चूंकि कार्बोकैटायन बन गया है, सो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ rearrangement then first rearrangement takes place. तो पहले rearrangement of कार्बोकैटायन होगा, takes place, rearrangement of कार्बोकैटायन takes place. रीअरेंजमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी बढ़िया से. बोलो बेटे, नहीं है? आप पढ़ चुके हो. टेक्स प्लेस, देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक. उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, विल अटैक. अब बताओ कोई भी पॉइंट रट्टा मारने वाला है? नहीं ना. सिंपल आपने रिएक्शन देखा, भैया कितने स्टेप में हो रही थी? 2 स्टेप में. देखो एक रिएक्शन देखो बेटा, फटाफट यहीं से आप समझो, फटाफट यहीं से समझो कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, ये बताओ मुझे एक बार. देखो चूंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, सो दिस रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री, राइट. चलो
पहला स्टेप स्लो स्टेप था। क्यों स्लो स्टेप था? क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, धीरे धीरे टूटेगा। यहाँ प्लस माइनस है, खटाक से हो गया, तो ये तेजी से हो गया, तो ऑब्वियस बात ये स्लो हो गया। स्लो स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो और वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बन गया, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो मल्टी स्टेप है, नॉन एलिमेंट्री होगी। अब समझना बात को, अब समझना, चूंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला स्टेप है, यहां पर बेटा क्या है, तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्युलरिटी इसकी आ गई 1 आ गई। इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करो, नॉट डिफाइंड। नॉन एलिमेंट्री की मॉलिक्युलरिटी ओवरऑल डिफाइंड नहीं होती है, हमेशा हम एलिमेंट्री के रिस्पेक्ट में ही मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं। जब आपने बात किया, अच्छा, जब आप ऑर्डर की बात करते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। तो यहां पर जो स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जनरली ऐसा होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है बेटा, वो उसका स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट होता है, वही पावर लगता है। तो जब आपने इसका रेट का फॉर्मूला लिखा तो बेटा देखो क्या, जो सबस्ट्रेट था, मतलब यहां पर आप कह सकते हो दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL टू द पावर 1। दिस रेट इज इक्वल्स टू K इंटू RL टू द पावर 1। तो पावर 1 ये, चूंकि एलिमेंट्री था तो जो कोएफिशिएंट है वही पावर लग जाएगा और वही उसका ऑर्डर होता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में पावर आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। बट वो कहां से है, और ऑर्डर भी हमेशा बेटा कहां से निकालते हो आप, एलिमेंट्री से ही निकालते हो, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री, वहीं से निकालते हो। और ऑर्डर जो है नॉन एलिमेंट्री के लिए भी डिफाइंड होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट मॉलिक्युलरिटी नॉन एलिमेंट्री के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ें सारी आपको बता दी। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आपस में मिल सकते हैं, इसलिए आप इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो। देख लें आप यहाँ पे, है ना, ये सब लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप पे आ नहीं रहा था तो उस पर डिपेंड नहीं करे। टेंशन स्टेट बनी एक से ज़्यादा, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना आपका कार्बोकैटायन बना, राइट बेटा। और अगर कार्बोकैटायन बन गया, सिर्फ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो पहले रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। और इसका मतलब बेटा कि जो रेट होगा, क्या ये हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि पहले स्टेप में ही कार्बोकैटायन बन रहा है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। भैया जितनी अच्छा कार्बोकैटायन, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, फटाक से कार्बोकैटायन बनाएगा, रेट अच्छा हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, कार्बोकैटायन, जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकैटायन जैसे ही बनता है, रीअरेंजमेंट से जस्ट पहले वाला, बिफोर रीअरेंजमेंट, तो जस्ट जो कार्बोकैटायन बनता है ना, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट उसके बाद होगा ना बेटे। तो जो कार्बोकैटायन जस्ट बना उसकी स्टेबिलिटी हमेशा हम रेट के लिए चेक करेंगे। सो स्टेबिलिटी ऑफ जस्ट फॉर्म कार्बोकैटायन की बात हम हमेशा करेंगे, है ना। तो ये इस पर रेट वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या डिपेंड करेंगी। अच्छा, लिविंग ग्रुप अच्छे से निकल जाएगा तो अच्छा रेट होगा, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप, है। लिविंग ग्रुप अगर अच्छे से निकल गया तो उस पर भी डिपेंड करेगा बेटे। और भी चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ तक आई थिंक बेटा आपको ये पॉइंट्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम आपको एक दो चीज़ें पहले और समझाएं, फिर वापस बात करते हैं। देखो बेटा, अब एक चीज़ और समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, और वो टर्म क्या है थोड़ा सा वो देखते हैं पहले, फिर और अच्छे से बात करते हैं। नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, और उसके पहले हमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बतानी होगी, दैट इज सॉल्वोलाइसिस क्या होता है। सॉल्वोलाइसिस क्या होता है, और ध्यान देना इस बात को, वापस चलेंगे हम लोग। सो ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ओनली इज कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस। ब्रेकिंग क्या, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस। मीन्स सॉल्वेंट यहाँ पर, सॉल्वोलाइसिस में जो सॉल्वेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं होती है। तो अगर सॉल्वेंट बॉन्ड को ब्रेक भी करा रहा है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है, so that process is called solvolysis, है ना। so hydrolysis of alkyl halide is basically solvolysis। अभी समझाएंगे कैसे क्या है ना। तो अब जरा देखो क्या है solvolysis, आपको बताया मैंने। अब जरा देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगला स्टेप समझाता हूँ, जरा देखिए ध्यान से कैसे। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब बेटा अगर हम यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करें, देखो क्या, तो यहाँ पर जनरली हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो हम यहाँ पर वीक बेस लेते हैं जनरली, है ना। सब समझा रखा है मैंने। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, आपके पास RL था, अब जरा समझना, आपके पास बेटा RL था, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब समझिएगा, ठीक है। लेट सपोज आपने पानी ले लिया H2, तो बेटा इसके पास लोन पेयर है, तो ये सॉल्वेंट भी है, और बेटा चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। अभी समझना कैसे, समझाता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव आएगा।
और आपको पता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा दोनों को सॉल्वेट करता है, कैटायन को भी सॉल्वेट करता है, एनायन को भी सॉल्वेट करता है। अब जरा देखिए क्या रोल है इसका सॉल्वेंट का, समझाता हूं आपको। तो बेटा यहां पर देखो, इस कैटायन के पास वाटर का कौन सा एंड आ जाएगा, निगेटिव एंड आ जाएगा, ऐसे जाएगा इसके पास, देखो निगेटिव निगेटिव निगेटिव। इसके पास वाटर का कौन सा एंड आएगा, पॉजिटिव एंड आ जाएगा, एच ओ एच ओ एच, कुछ इस तरह से, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। चलिए अब इनके बाद, इसके बाद क्या होने वाला है, अब आप समझ सकते हैं क्या होने वाला बेटा, इनके बीच में होगा इंटरेक्शन। आप जरा समझना, सॉल्वलाइसिस अभी आपको तगड़े से समझाता हूँ क्या होता है। बेटा एक चीज बताओ, इंटरेक्शन हो रहा है भाई, अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर सॉल्वेशन ऑफ दिस कैटायन एंड यहाँ पर सॉल्वेशन ऑफ दिस पार्शियली फॉर्म्ड एनायन। तो बेटा अगर सॉल्वेशन हो रहा है, और बताओ बेटा सॉल्वेशन में पानी यूज हो रहा है, सॉल्वेंट यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, और जब सॉल्वेशन होगा इंटरेक्शन हो रहा है, यहां पर इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो रहा है, व्हेन देयर इज इंटरेक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड जनाब, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक जो प्रोसेस होगा, और जो एनर्जी रिलीज होता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। बेटे क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेशन एनर्जी। आई होप यहाँ तक बात भी समझ। और भैया ये एनर्जी रिलीज हुई है तो बेटा एक काम तो ये कर देगा, क्या कर देगा बेटा बताओ, कि जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको मैं तोड़ना था ना, तो क्या बेटा ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है ना, यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड ऑल्सो। कहानी समझ रहे हो। और बेटा बताओ ये कैटायन को भी सॉल्वेट कर रहा है, एनायन को भी सॉल्वेट कर रहा है, यहाँ पे सॉल्वेट करेगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में भी हेल्प करेगी। तो बताओ ये जो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, अभी हम आपको रिएक्शन और दिखाएंगे, और बेटा सॉल्वेंट का भी काम करेगा और बॉन्ड तोड़ने का भी काम कर रहा है। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वोलाइसिस। अब समझ में आ गया, जहां पर न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मतलब वाटर ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और सॉल्वेंट का काम तो कर ही रहा है। और चूंकि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही तो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में भी हेल्प करेगी, बॉन्ड को ब्रेक करने में भी हेल्प करेगी। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से, जब बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा तो अब क्या होगा एक्चुअली में, अभी क्या हुआ था कि एक्चुअल में कार्ब कैटायन बन गया था क्या, अब बेटा यहीं पे समझ लो सारी चीजें। एक्चुअल में कार्ब कैटायन बन गया था क्या बेटे, बन गया था ना, देखो क्या, तो यानी अब एक्चुअली में R प्लस बन जाएगा, और बेटा एक्चुअली में यहाँ पर L माइनस बन जाएगा। और बताओ बेटा, और इसको तो अब और तगड़े से ये क्या कर लेगा, समझ लो बेटे बात को, समझो बात को बेटा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट यहीं पे आप समझ लें, है ना, कि हम यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या वीक बेस क्यों ले रहे हैं बेसिकली। बात समझ रहे हो बेटा, कहानी समझ में आ रही है ना। ये रहा देखो, ये जरा देखो इस तरह से, इधर OH लिख लें, इधर HOH लिख लें। देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ बीच में लिख दो प्लस, पार्शियल नेगेटिव बेटे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। अभी देखना कितना बढ़िया रिजल्ट सामने आने वाला है बेटा। बताओ इनके बीच में इंटरेक्शन, ये लो फुल्ली इंटरेक्ट हो गई है, ये लो ये लो। कहानी समझ रहे हो बेटे। तो यहाँ पर कार्ब कैटायन सॉल्वेट हो गया, और यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप है दिस इज योर लीविंग ग्रुप, ये सॉल्वेट हो गया, और बेटा यहाँ पर कार्ब कैटायन जो है ये सॉल्वेट हो गया, दोनों सॉल्वेट हो गए। कहानी समझ में आती है, एनर्जी रिलीज हुई, और बेटा बताओ ये कार्ब कैटायन और अच्छा स्टेबलाइज हो गया, किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। ठीक है। अच्छा अब एक पॉइंट आपको हम और समझाना है, इसका मतलब यहाँ पर कैटायन भी सॉल्वेट हुआ, एनायन भी सॉल्वेट हुआ। अब एक पॉइंट को और समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस वापस यहीं पर आते हैं। देखो क्या सब कुछ लिखा हुआ है, बात को समझना बेटे। हुआ क्या बेटे कि जब हमने ये रिएक्शन लिया था RX का, ये रिजल्ट था, तो ये R प्लस बनाया और ये X माइनस बनाया, यहाँ पर भी सॉल्वेशन हुआ, यहाँ पर भी सॉल्वेशन हुआ बेटे। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या क्या है, जरा ये बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल हमारा पानी है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अरे बेटा एक न्यूक्लियोफाइल तो और जनरेट हुआ, ये लिविंग ग्रुप भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना बेटे, ये लिविंग ग्रुप भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना बेटे, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आ गया। सो अब यहां पर दो तरह के लिविंग ग्रुप्स आ गए बेटे, दो तरह के लिविंग ग्रुप्स आ गए, एक तो वाटर और दूसरा ये, इसके पास लोन पेयर, इसके पास एक्सपेंस। नो डाउट दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब समझना कहानी को, कहानी में मोड़ आने वाला है।
सॉल्वेंट यहां पर क्या है? पानी है। तो वाटर यहां पर, वाटर की अगर हम बात करें, रुको, तो वाटर की अगर हम बात करें यहां पर, पानी की बात हम करें बेटे, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये सॉल्वेंट का काम भी कर रहा है और बेटा न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है। और आपको जो एक्स मिला है, इट इज ओनली फ्रॉम आर एक्स। ये कहां से मिला है? ओनली फ्रॉम आर एक्स। ये आपको सिर्फ सबस्ट्रेक्ट से मिला है, यहां से मिला ये एक्स। अब समझना बात को। हो क्या रहा है बेटा कि पहले तो जब ये आर एक्स था तो यहां सॉल्वेशन हुआ, यहां सॉल्वेशन हुआ, इसने बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प की, चलो बॉन्ड टूट गया, फिर सॉल्वेशन हो गया, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है सर कि जब ये बन गया कार्बोकेटाइन, समझना, जब ये कार्बोकेटाइन बन गया सर, तो इसके बाद आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक H2O है और एक माइनस है। सर कौन अटैक करेगा इस पर? अब अगेन ये तो चार्ज है सर, ये तो काफी पावरफुल है, ये अगेन अटैक कर दे इस पर और ये RX बना दे, या फिर वाटर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा भाई पहले? क्योंकि जो सेकेंड स्टेप में जरा देखो बेटा, सेकेंड स्टेप में जो मैकेनिज्म था, सेकेंड स्टेप वाला जो मैकेनिज्म था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बेटा ये RX बना रहा, RNU बनाया था कि नहीं बनाया था? अब न्यूक्लियोफाइल तो आपके पास दो है यहाँ पर, क्या है? एक तो पानी है और एक X माइनस है। कौन अटैक करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात को थोड़ा तगड़े से समझने की कोशिश करें, है ना। मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझना बेटे बात को, समझना। अब एक चीज़ बताओ बेटा, जब आपका ये X है ना, RX, क्या आप इसको RL लिखो, हमने RL की चूंकि बात की तो आप RL ही लिख लो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। यहाँ पर L लिख लिया मैंने, ठीक है, L माइनस, और ये कार्बोकेटाइन, ये कार्ब। एक चीज़ बताओ बेटे, ये जो रिएक्शन है इसमें अगर आप देखो तो पानी ने बहुत अच्छा काम किया, इस L माइनस को चारों तरफ से घेर लिया। अच्छी चीज़ बताओ बेटा, चूंकि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल तो सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पानी के पार्टिकल तो बहुत सारे होंगे और X माइनस के पार्टिकल्स काफ़ी कम होंगे, तो पानी तो बहुत सारा होगा, यानी ये जो पानी है सॉल्वेंट का तो काम कर ही रहा है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है बेसिकली। तो इसको ये चारों तरफ से क्या करेगा? घेर लेगा। इसको ये चारों तरफ से क्या करेगा बेटा? घेर लेगा। अच्छा, घेर लेगा तो बेटा एक चीज़ बताओ, जब इसको घेर लिया चारों तरफ से बेटे, बात समझ रहे हो ना, तो ये पूरा फंस गया, कैद हो गया। और जब ये कैद हो गया तो बेटा बताओ क्या ये R प्लस के साथ जाकर रिएक्ट कर पाएगा क्या? अगेन नहीं कर पाएगा। कहानी समझ रहे हो? चूंकि इसको घेर लिया गया, इसको ट्रैप कर लिया गया है, बात समझ रहे हो, है ना। तो इसलिए ये साइड होता जाएगा, चूंकि ये साइड होता जाएगा, घेर लिया गया है, इसलिए रिएक्शन और भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होती चली जाएगी, कार्बोकेटाइन और अच्छे से बनता चला जाएगा। बात समझ रहे हो? लिचैटियस लगा लो आप। तो ये जो L माइनस है, इसको क्या किया बेटा, पानी ने चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, तो इनका अमाउंट बहुत ज्यादा था, सॉल्वेंट था, ये पूरा चारों तरफ से घेर लिया इसने। तो एनर्जी की बात तो हुई, बात समझना, एनर्जी की बात तो हुई है कि भाई बॉन्ड तोड़ने में सॉल्वेशन एनर्जी क्या, वो तो मैंने बता दिया। अब इसको चारों तरफ से घेर लिया है, घेर लिया बेटा, तो ट्रैप हो गया। अब जब ये ट्रैप हो गया तो ये क्या खाक अटैक कर पाएगा कार्बोकेटाइन पे? तो यानी ये रिएक्ट, यानी ये तो गया काम से। तो अब बचा क्या बेटे? अब बचा क्या? सिर्फ पानी ही तो बचा, यानी इसका काम तो खत्म, है ना, क्योंकि ये पानी की तरह, पानी की सॉल्वेशन किया गया और पानी ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, कैद कर लिया, जकड़ लिया इसको, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे। तो बेटा अब न्यूक्लियोफाइल केवल क्या बचा? पानी बचा। इसका मतलब ये L माइनस अटैक नहीं कर पाएगा। और पता है बेटा क्या होगा, समझना। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, इनके बीच में पार्शियल इंटरेक्शन था, अब फाइनली क्या होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है बेटा, इनके बीच में फाइनली अब ये कुछ इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये, और यहाँ पर एक्चुअल प्लस चार्ज आ जाएगा, देखो, क्योंकि लोन पेयर था, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और बेटा ये फाइनल कंपाउंड आएगा, और जैसे फाइनल कंपाउंड आएगा ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और क्या यहाँ पर ROH बन जाएगा। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। कहने का मतलब हमने क्या किया, हमने क्या किया, जरा समझना आप बात को। हमारे पास जो रिएक्शन थी वो क्या थी? RL था, ठीक है, RL था, और पानी ली था हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ बेटा, ये लीविंग ग्रुप निकला यहाँ पे। तो पहले तो R प्लस बना, लीविंग ग्रुप बाहर निकला, समझना बात को। फिर R प्लस के पास बेटा ये क्या हुआ, OH2 आया, इसके पास लोन पेयर था, तो बेटा क्या इसने ROH2 प्लस बना लिया। और डिटेल में समझाते हैं आपको, आओ, बहुत मजा आएगी बेटे। ROH2 प्लस बना लिया, है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। और ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभी डिटेल मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ उसका। ये बना लिया, और फाइनली बेटा जब ये बन जाएगा तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और यहाँ से जब H प्लस निकला ROH2 प्लस से, है ना, H प्लस निकलेगा, है ना, अभी दिखा है ना, RO
और एच एच, चूँकि प्लस चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, बट यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये निकल जाएगा और फाइनली ये ROH बना लेगा। क्या देखो 3 स्टेप हुए इसमें, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। समझ रहे हो बेटे कहानी, समझ रहे हो कहानी? तो ये यहाँ पर ये सॉल्वेशन का काम कर रहा है, सॉल्वेशन का। और बेसिकली यहाँ पर जब इसने अटैक किया, सो दिस इज वर्किंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो इज वर्किंग बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो बेटा अब एक चीज़ बताओ, न्यूक्लियोफाइल आपके पास एक L माइनस, क्योंकि जो माइनस वाला था ये जनरेट हुआ था ना, बना था बेटे, और दूसरा आपका पानी था। तो बेटा क्या ये अटैक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि पानी इसको चारों तरफ से घेर लेगा, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये कैद हो जाएगा, जकड़ जाएगा, तो पानी ही बचेगा, वही न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जाकर अटैक करेगा और फाइनली अल्कोहल बनाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म, तो बेटा क्या आप सॉल्वोलाइसिस समझ गए? क्या सॉल्वेंट का इफेक्ट भी समझ गए कि सॉल्वेंट क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है? तो मैं क्या सॉल्वेंट का इफेक्ट आपको पहले दिखा दूँ एक बार, फिर थोड़ा सा और आगे बताऊँ। जरा देखिए, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जरा एक बार देख लो, है ना, मैंने लिख रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। जरा देखो, अभी आपको सॉल्वोलाइसिस बताया था, अब आपको समझो ध्यान से। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ओनली मीन सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, नो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस, है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल हैलाइड, जो मैंने अभी रिएक्शन लिखा है ना, इस रिएक्शन के लिए हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। अभी नेचर ऑफ सॉल्वेंट अभी बताइए कि RX है बेटे, R प्लस और X माइनस। अब अगर हमें इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है या हमें इसका अटैक नहीं होना है, तो इसको रोकना होगा। So stop it to reaction with R plus, कैसे? So we have to stop X minus, है ना, टू रिएक्शन विथ R प्लस, क्योंकि X माइनस R प्लस से रिएक्ट कर जाएगा तो फिर से RX बन जाएगा। रिएक्शन के आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं, कोई मतलब नहीं, मैं RX से कुछ दूसरा बनाना है, सो दैट रिएक्शन डोंट शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको रोक लो जिससे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट ना हो पाए। बात समझ रहे हो बेटा? इसका मतलब अगर हमें कैटायन बनाना है, रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, तो रिएक्शन मस्ट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब जरा देखो कैसे, तो क्या होगा, सब लिखा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ पर जो पानी है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब समझो बात को तगड़े से। तो यहाँ पर दो तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, एक बेटा देखो H2O है, एक X माइनस जो आपका L माइनस था। ठीक है, सो चांसेस ऑफ X माइनस ऑन कैटायन, X माइनस का भी चांस है और ज्यादा होगा, क्यों? शुड बी मोर, बिकॉज प्लस और माइनस के बीच में मोस्ट इंटरेक्शन होता है। तो भाई R कैटायन है और ये X माइनस कार्बन आयन, इनमें चांसेस ज्यादा होंगे अटैक होने के, क्योंकि इनमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा। बट X माइनस डज नॉट अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, क्यों अटैक नहीं होगा? अब इस बात को भी समझो। देखो बेटा, ऐसे नहीं है कि कुछ भी, है ना, सारी चीज़ों को बहुत तगड़े से समझना है। कैसे? सो H2 अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल वाइल इट हैज़ नो नेगेटिव चार्ज, इट हैज़ लोन पेयर। ये आपका वीक है, फिर भी वाटर जाएगा। क्यों क्यों क्यों? वाटर इज ए सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है बेटे, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे विथ X माइनस के रेस्पेक्ट में इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। सो वाटर तो पानी है ना, सो मच मोर पार्टिकल ऑफ वाटर देन X माइनस। तो ये X माइनस को चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। कहने का मतलब वाटर जो है अपने पार्टिकल्स से बोलेगा और जो है कहेगा कि दोस्तों घेर लो X माइनस को, तो ये X माइनस को चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। सो X माइनस अब फ्री नहीं हो पाएगा, और जब ये फ्री नहीं होगा तो फिर X माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, वाटर विल अटैक। बेटा कहानी समझ में आ रही? सॉल्वेंट का रोल समझ में आ रहा है? और पोलर प्रोटिक क्यों लिया ये भी समझ में आ रहा है? पोलर प्रोटिक लेने से क्या हुआ कि कैटायन भी सॉल्वोलाइसिस हो रहा है, एनायन का भी हो रहा है, ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाएगा और एक्चुअल में क्या कैटायन बनेगा, मोर सॉल्वेशन एनर्जी होगी। और दूसरा, ये X माइनस को घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। तो X माइनस, अगर बेटा एक चीज बताओ, अगर X माइनस वापस चला गया, फिर से अटैक कर दिया, तो वापस RX नहीं बन जाएगा। हम बनाना कुछ और चाह रहे थे, फिर से वापस RX, तो भैया रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्शन कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो हमें RX को रोकना होगा, तो RX को रोकेंगे तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड जाएगा तभी हम कुछ और बना पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो भैया इसको रोकने के लिए वही है कि पानी के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, सॉल्वेशन होगा बेटा इसका, और कुछ इस तरह से होगा काम यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर यही बोला गया कि दैट्स वाई PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड लाइक वाटर, है ना, that also behaves as nucleophile for SN1 reaction, so it solvate both cation and anion। ये cation को भी सॉल्वेट करता है और ये एनायन को भी। सारी कहानी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी बेटे, सारी कहानी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी। जरा देखो यहां से देखो जब अलग हुआ, X माइनस को घेर लिया था, अब देखो पूरा देख लो, X माइनस को घेर लिया था, अब R प्लस को भी सॉल्वेट कर लिया था, अच्छी खासी एनर्जी निकली, अब ये स्टेबलाइज हुआ। सो यह cation ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड H2O इज ऑल्सो हियर सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो फाइनली क्या होगा कि भाई इंटरेक्शन हो रहा है, पर ये तो वीक बॉन्ड है ना, कोई एक वाटर का पार्टिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और अभी तो बताया था ना बेटे, लोन पेयर तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, उसके बाद यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ROH बन जाएगा, ये प्रोडक्ट नजर आएगा आपको। सो वन ऑफ वाटर रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ
RX और RL. वन ऑफ वाटर रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ RX और RL एंड फॉर्म प्रोडक्ट बना देगा बेटे, प्रोडक्ट बना देगा. तो ये सारी कहानी आपके सामने बेटे, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया. देखो ये X माइनस को चारों तरफ से जकड़ लिया गया, घेर लिया गया है ना. तो H2 ने X माइनस को घेर लिया. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेट एनायन है ना, इसको सॉल्वेट कर दिया. देयरफॉर रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस है ना. और ये लो टेम्परेचर पे फेवर, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है. टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगेंगे. तो ये लो टेम्परेचर पे फेवर होगा SN1 रिएक्शन. क्या समझ में कहानी आई क्या बेटे, बताओ. क्या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी. तो बेटा यहाँ पर हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. क्या रीजन, मोर सॉल्वेशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा. दूसरा X माइनस को कैच कर लेगा, X माइनस को कैच कर लेगा क्योंकि पोलर, ठीक है. X माइनस को कैच कर लेगा. पोलर प्रोटिक इसलिए लिया क्योंकि कार्बोकैटायन को भी स्टेबलाइज करेगा, जो लिविंग ग्रुप बाहर निकला उसको भी स्टेबलाइज करेगा, दोनों को स्टेबलाइज करेगा. X माइनस को जकड़ लेगा, X माइनस दोबारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी. और हम वही चाहिए क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, राइट. दूसरा इसने कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज किया, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करके चारों तरफ से पानी ने उसको है ना इंटरेक्शन किया. उसका कोई एक पार्टिकल पानी का, जरा देखो यहाँ से पानी का कोई एक पार्टिकल एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और फाइनली आपका यहाँ पे ROH बन जाएगा. फाइनली आपका बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ें बेटा देखो आपके सामने आ गई बेटे रिएक्शन की, बहुत सारी चीज़ें सामने. एक मैकेनिज्म मैं आपको और दिखा दूँ, पहले यही वाला मैकेनिज्म मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ सो दैट कि आप और क्लियरली इसकी आपको आ जाए. जरा देखो कैसे हमने जो रिएक्शन लिया था ना बेटे, अभी हमने जो रिएक्शन लिया था ना, हमने बोला था ना, जरा देखो कैसे. सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, देखना जरा सा RX है और जरा गौर से देखें, पानी डाला आपने, इसका मैकेनिज्म देखें और यहाँ पर क्या बन गया था बेटा. अब बताओ डायरेक्ट X निकल जाएगा बेटा, क्या यहाँ पे ROH बन जाएगा और प्लस X माइनस. दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन. चलिए पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या होगा बेटे बताओ क्या. अच्छा इस RX को हम ऐसे ले लें बेटे, इसको हम ऐसे ले लें CH3 होल थ्राइस CX है ना, और इसमें पानी अगर हम डाल दें, इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे है ना, तो बेटा ये क्या बना देगा, CH3 होल थ्राइस COH और प्लस यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाएगा. ये आपके ओवरऑल रिएक्शन. इस रिएक्शन को लेके आगे बढ़ते हैं. चलिए पहला स्टेप क्या होगा, CH3. अब आप खुद कर लोगे. देखो X से ही X से बताओ बेटा. अब जरा फील करना कि हो क्या रहा होगा, फील करना. लिखूंगा नहीं, पानी सॉल्वेंट है यहाँ पे, नॉट एज ए न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं, एज ए सॉल्वेंट. क्या करेगा बेटा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा. ये इधर भी घेरेगा, इधर भी घेरेगा, ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ये बॉन्ड पूरी तरह से टूटेगा. कैसे टूटेगा जरा समझना, कैसे टूटेगा. तो देखो बेटा, ये चूंकि बॉन्ड टूट रहा है तो क्या ये स्लो स्टेप होगा, क्या यही आपका RDS होगा. समझना बेटे, बात को समझना. यहाँ पे टेंशन स्टेट क्या आएगा, CH3 होल थ्राइस C, बेटा इनके बीच का बॉन्ड वीक होता जाएगा. तो क्या इसको TS1 बोल सकते हैं, है ना. बोलो बेटा, क्या इसको TS1 बोल सकते हैं, बात समझ रहे हो. और फाइनली बेटा ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे CH3 होल थ्राइस C प्लस आ जाएगा और प्लस यहाँ से X माइनस आ जाएगा. दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट. अच्छा एक चीज़ बताओ, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, और आपको याद आ रहा है बेटा, इसके चारों तरफ से पानी घिर रहा होगा, फिर पानी फाइनली क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और फाइनली अल्कोहल बन जाएगा, है ना, कार्बोकैटायन. और देखो, और X माइनस तुरंत पानी चारों तरफ से इसको घेर लेगा, बहुत सारे पार्टिकल हैं तो ये वापस नहीं जा पाएगा, है ना. फील आ रही ना तो सॉल्वेंट का रोल भी समझे. चलिए पहले स्टेप ये है. दूसरे स्टेप में अब क्या होगा बेटा, वही कि भाई इसके साथ बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स लगे हुए थे, किसी एक पानी के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो वो कैसे करेगा. तो CH3 होल थ्राइस C प्लस है और प्लस बेटा आया इसके पास क्या, पानी HOH है. तो इनके बीच में यहाँ पर पार्शियल क्या है बेटे, नेगेटिव चार्ज है. तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, क्या, CH3 होल थ्राइस C, और यहाँ पर क्या बेटा O और इनके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा, क्या बेटे. इसके पास देखो लोन पेयर है यहाँ पर, तो क्या इसको TS2 बोलेंगे, TS2. और फाइनली बेटे क्या होगा इसमें, फाइनली क्या होगा समझना बेटे. फाइनली क्या, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, क्या ऑक्सीजनियम आयन बन जाएगा. तो यहाँ पर देखो बॉन्ड बन रहा है. यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ BB है, यहाँ BM है, ये भी समझना. अभी बॉन्ड बन रहा है, समझना तगड़े से, बात को समझना बेटे. यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है. अब फाइनली बॉन्ड बन जाएगा तो CH3 होल थ्राइस C. मुझे लगता है मैं बहुत डिटेल में आपको समझा पा रहा हूँ और आप अच्छे समझ रहे हो. और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज बेटा, क्या ये आपका ऑक्सीजनियम आयन बन गया. नेक्स्ट सेशन में मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें ग्राफ और स्टीरियोकेमिस्ट्री सब बताऊंगा, और ये भी आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है. अच्छा बेटा, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है ना, ये ब्रेकिंग हो रहा है,
यानी पहला प्रोसेस आपका एंडो होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, देखो बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी दूसरा प्रोसेस एक जो होगा एनर्जी रिलीज होगी। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो CH3 होल थ्राइस C है बेटे, ये O और H प्लस है ना यहाँ पर, अब जरा देखना बेटे क्या होगा, इसके पास पानी का एक मॉलिक्यूल आएगा, जरा गौर फरमाइएगा जनाब कि थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है। O है यहाँ पर बेटा, देखो H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर है प्लस। क्या इसके पास एक पानी का मॉलिक्यूल ऐसे आएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पर ये हाइड्रोजन है बेटा, ये क्या ये इसका नेगेटिव चार्ज इस प्लस को अपनी तरफ खींचने लगेगा कुछ इस तरह से, और बेटा क्या ये बॉन्ड ऐसे टूटने लगेगा कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पार्शियल माइनस आने लगेगा, इस पर पार्शियल प्लस और ये प्लस। तो बेटा बताओ क्या यहाँ पर Bm होने लगेगा, क्या यहाँ पर Bb होने लगेगा, और जब फाइनली पूरा टूट जाएगा तो एक्चुअल माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और देखो यहाँ से ये H बाहर हो जाएगा, तो क्या ये पूरा का पूरा इस तरह से बन जाएगा CH3 होल थ्राइस C, और देखो O और H, OH, और देखो ये हाइड्रोजन निकल गया, प्लस माइनस यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गया और ये इधर गया, और बेटा इसने क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। और आप बताओ बेटा ये फाइनली कंपाउंड आपका बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, आपका TH3 हो गया। 3 ट्रांजिशन स्टेट आई, और कितने रिएक्शन मीडिएटेड है, 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक तो कार्ब कैटायन और दूसरा ऑक्सीजनियम आयन, एक तो कार्ब कैटायन आया, दूसरा ऑक्सीजनियम आयन आ गया, और बेटा ये बताओ न्यूट्रल हो गया, दिस इज न्यूट्रल। तो चार्ज से न्यूट्रल मच मोर स्टेबल भाई, मच मोर स्टेबल, मच मोर स्टेबल। तो भैया ये भी एक जो होगा अच्छी खासी एनर्जी यहां से रिलीज हो जाएगी, अच्छी खासी। देखो चार्ज से न्यूट्रल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बेटे, यहाँ पर भी चार्ज था, यहाँ पर भी चार्ज था बस, और यहाँ तो न्यूट्रल से चार्ज, तो यहाँ तो एनर्जी देनी पड़ रही है, उल्टा काम हो रहा है, न्यूट्रल से चार्ज अनस्टेबल की तरफ, समझ रहे हो ना, तो यहाँ एनर्जी तोड़ना पड़ा, यहाँ चार्ज से चार्ज, यहाँ चार्ज से न्यूट्रल, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, बात समझ रहे हो बेटे, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, है ना। और कुछ इस तरह से ये कहानी है, ग्राफ में हम आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से समझाएंगे बेटा। तो क्या ये कंप्लीट मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गया क्या बेटा। तो ये है आपका, ये 3 स्टेप में हुआ, ये कितने स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में हुआ, 3 स्टेप रिएक्शन है ये। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है बेटा, दिस इज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर की बात करो तो हमेशा हम ये देखो यहीं पर है, यहाँ पर देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर अटैक किया था सेकंड स्टेप में, तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा नहीं, सिंपल ये एक ही मॉलिक्यूल है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसी पर रेट डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा क्योंकि यही पावर में चला जाएगा, ठीक है। मॉलिक्युलैरिटी चूंकि RDS है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्युलैरिटी भी इसका 1 होगा। अब ये मत बोल देना कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ऐसे करके मॉलिक्युलैरिटी इज डिफाइन ओनली फॉर एलिमेंट्री, और यहाँ पर RDS है उसकी बात करेंगे। तो नेट रिएक्शन का जो मॉलिक्युलैरिटी है, मतलब नेट रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी की तो बात हम कर ही नहीं पाएंगे, इस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलैरिटी आएगा दैट विल बी 1, दैट विल बी 1। तो आई होप आपको बेटा ये कहानी जहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं, आप फटाफट देखें, और ये मैकेनिज्म जो मैंने समझाया आई होप बेटा कि आपने इन्जॉय किया होगा फाइनली, है ना, चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। अब हम चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, है ना, तगड़े से। तो देखो हम आपको दिखा देते हैं, देखो ये सब लिख रखा है मैकेनिज्म, देखो ये मैंने सब बता दिया है आपको, जरा देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स में, देख लो आप यहाँ पर जस्ट देखो ये है ना, रेट जो है ऑर्डर, ये देखो SN1 है, रेट जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन फर्स्ट फॉर्म, जो पहला कार्ब कैटायन बनेगा जस्ट वो उसी पर डिपेंड करेगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो होगा, बेटर लिविंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी, है ना। बेटर लिविंग ग्रुप आपको पता है कैसे निकलना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड ही नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो SN1 रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये रिएक्शन भी समझा दी, देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अभी यही बताया था कि नहीं बताया था, ऑक्सीजनियम आयन बनेगा, कार्ब कैटायन बनेगा इंटरमीडिएट, और कुछ इस तरह से। तो जो रेट होगा स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ब कैटायन, जो जस्ट कार्ब कैटायन बनता है उस पर वो रेट डिपेंड करता है। और भी मैंने देखो और डिटेल में बेटा आपको ये भी समझाया कि कैसे कैसे ट्रांजिशन स्टेट क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता, तो पढ़ना जरा ध्यान से, क्या बुक्स में क्या है कि मॉलिक्युलैरिटी इज 1 ऐसे लिखा होता है, बट बेटा मॉलिक्युलैरिटी 1 ऐसे लिखा होना क्या सही है क्या, क्योंकि जो ओरल रिएक्शन थी वो तो नॉन एलिमेंट्री थी। सो बट एबव रिएक्शन इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, है ना। सो फॉर कंप्लीट रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी इज नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं होता है। सो इफ वी से मॉलिक्युलैरिटी ऑफ RDS सच दैट एलिमेंट्री रिएक्शन इज 1, देन दैट इज करेक्ट। और RDS से हम रेट फाइंड करते हैं, तो यहां पर देखो पावर 1 था कि नहीं था, ये देखो पावर 1 था, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही ऑर्डर हो जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर था। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ RDS इज 1, बट मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ओरल रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये सारी कहानी बेटे मैं आपको समझा चुका हूँ कि नहीं समझा चुका हूँ।
ये सारी की सारी कहानी यहाँ पर आपको समझ में आगे की नहीं आ गई। तो अब बेटा वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात कर लें। अगर देखो सॉल्वेंट भी समझा दिया, सारी चीज़ें समझा दी, हर एक चीज़ आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की बेटे, है ना। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फटाफट बेटा ओवरऑल समझते चले जाएँ। अब तो मुझे लगता नहीं कि टाइम लगेगा बिल्कुल भी, आप फटाफट देखते चले जाएँ, कुछ भी पॉइंट्स आपको लर्न नहीं करने बेटे। कैरेक्टरिस्टिक्स अब आप देखते चले जाएँ क्या क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा एक्चुअली में क्या है कि ये जो नेट रिएक्शन होती है, नेट रिएक्शन वो एक जो होती है नेट, क्यों बेटा, क्योंकि होता क्या है बेटा कि जो यहाँ पर ROH बना था ना, RO, ये मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो R है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ गया है। यहाँ पर जो R है वो अल्काइल हैलाइड, तो बेटा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हैलाइड से ज़्यादा होता है ना, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ गया, तो जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी, नेट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, स्टेबल बॉन्ड बन जा रहा है। सो आर अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दिस नेट इज बेसिकली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। और ध्यान रखो बेटा, हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे आप कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टी में रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। मोर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर चांसेस ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है रिएक्शन उतना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो अगर मोर के मोर फॉरवर्ड, जरा देखना। अब अगर आप मान लो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के घट जाएगा, और के घटने का मतलब बैकवर्ड, यानी कि हाई टेम्परेचर इसको फेवर नहीं करेगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा। बट अगर आप टेम्परेचर को घटाते हो बेटे तो देखो के बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, और के बढ़ने का मतलब रिएक्शन बहुत अच्छे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये फेवर करेगा। इसलिए लो टेम्परेचर फेवर SN1 रिएक्शन, इसलिए जो लो टेम्परेचर होता है वो फेवर SN1 रिएक्शन। बताओ बेटे, क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या आपको? क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या आपको जनाब? क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें समझना है। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है क्या नहीं है वो सब मैं आपको GOC में बेटे बता रखा हूँ बहुत अच्छे से, कि कैसे डिफाइन करते हैं कैसे डिफाइन नहीं करते, वो सारी चीज़ें आपको बहुत तगड़े से पता है। तो अगर आपको रेट ऑफ SN1 की बात करनी है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कार्बोकेटायन अगर आपको दिख गया तो कार्बोकेटायन से आप स्टेबिलिटी को डिफाइन कर लो। कार्बोकेटायन है ना, तो लिविंग ग्रुप से भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्वेंट आपको पता चल गया कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, क्यों लेते हैं, रीजन आपको समझ में आ गया। पूरा बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है, एक्स माइनस को घेरने में हेल्प करता है, और कार्बोकेटायन को भी स्टेबलाइज करता है, और फाइनली फिर एक पार्टिकल एक सॉल्वेंट उससे ऐड होकर फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। इसलिए हम पोलर अप्रोटिक क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि पोलर अप्रोटिक जो होता है बेटे वो केवल और केवल केटायन को सॉल्वेट करता है, एनायन को सॉल्वेट कर ही नहीं पाता है, तो एक्स माइनस को घेर ही नहीं पाता वो, तो रिएक्शन तो बैकवर्ड जाने के चांसेस थे। इसलिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत तगड़े से बता चुका हूँ आपको पहले, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर सॉल्वेंट क्या है, बहुत तगड़े से। और अगर आपने बहुत अच्छे से लेक्चर कर रखा हो तो बहुत क्लियरली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि भैया कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे और बात करते हैं, इसको और समझते हैं, और कुछ क्वेश्चंस कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी चीज़ें बढ़िया तगड़े से समझते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार अच्छे से देख के और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देख कैसे सारी चीज़ की हुई है, बस आप जस्ट एक बार देखो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम प्रोडक्ट, आपको पता ही बेटा कि न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं, सॉल्वेंट का भी काम करते हैं। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1 क्या हो सकती है कि भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। जरा देखो कैसे, सोचना जरा सा बेटा, जो आपका रेट है SN1 का, क्या बेटा वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। कार्बोकेटायन फॉर्म्ड बिफोर रीअरेंजमेंट। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दे दूं, हमें लगा बेटा ये कार्बन है, इसे 3 CH3 ये लगे हुए हैं। चलो देखो जरा ध्यान से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज X है, यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर भी CH3 है बेटे, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 है ना, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, और यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H, A B C D। चलो तो ये जब ये निकलेगा तो कार्बोकेटायन जो बनेगा क्या ये 3 डिग्री होगा। ये जो यहाँ से निकलेगा तो 2 कार्बन से लगा, क्या ये 2 डिग्री होगा। क्या बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होगा, एक ही कार्बन से लगा है 1 डिग्री। बेटा ये 0 डिग्री या सिंपल CH3 मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा। बताओ बेटे, अब आप ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में आपको बताओ। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो बेटा क्या होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटायन। तो भैया रेट किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो भैया अगर 3 डिग्री बना तो बेटा बताओ 3 डिग्री, और अगर रेजोनेंस है तो फटाक से कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई, तो कार्बोकेटायन जल्दी से बनाना चाहेगा। तो अगर 3 डिग्री है रेजोनेंस स्टेबलाइज है
तो वो SN1 को फेवर करेगा। लिविंग ग्रुप जितना अच्छे से निकल जाएगा तो लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी तो बेटा जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो लिविंग ग्रुप आपको बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस। SN1 रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस बिकॉज सॉल्वेंट एक्ट इज न्यूक्लियोफाइल एंड सारी चीजें। लो टेम्परेचर फेवर करता है SN1, अभी हमने आपको समझाया। बताओ बेटे सारी कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप देख लो बेटा, खुद देख लो आप। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल नहीं, राइट। जो रेट है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बताओ बेटा, और लिविंग ग्रुप जो होता है बेटा, है ना, लिविंग एबिलिटी क्या होता है? लिविंग स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो लिविंग ग्रुप तो आपको बता ही चुका हूं। और जो लिविंग ग्रुप और बेसिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है। इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, उसका लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। ये सारी चीजें मैं आपको लिविंग ग्रुप में बता चुका हूं, है ना। सो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जो है बहुत पुअर होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होता है, वीक बेस होता है यहाँ पर, जो सॉल्वेंट होता है ना, तो वेरी पुअर होता है यहाँ पर। और रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये कुछ आपके सामने है। टेबल तो मैं आपको पहले ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, तो अब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से। देखो 3 डिग्री अगर RS है बेटा, तो देखो SN1 के चांसेस ही बन रहे हैं यहाँ पर, SN2 के चांसेस नहीं बन रहे। नो चांस ऑफ SN2, नो SN2, क्योंकि उसका जो काप कटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। हालांकि इसका भी हम यूज ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से बात को समझते हैं। जरा देखते जाइए एक एक करके बेटा, जरा ध्यान देना। अब जरा तगड़े से बात को समझना, कलरवा चेंज करते हैं बढ़िया और मस्त तरीके से बात को समझने की कोशिश करते हैं बेटे। अब जरा देखिएगा, बताओ तो क्या यहाँ पर लिविंग ग्रुप सेम है? यस सेम है। चलिए लिविंग ग्रुप सेम है तो लिविंग ग्रुप तो छोड़ दो। क्या यहाँ पर बेटा, यहाँ पर प्लस आएगा, काप कटायन बना लो आप। क्या यहाँ पे प्लस आएगा? क्या यहाँ पे प्लस आएगा? क्या यहाँ पे प्लस आएगा? काप कटायन दूसरा कलर लेते हैं, देखिए ध्यान से, है ना बेटा। बताओ क्या ये आपका 3 डिग्री, क्या ये 2 डिग्री, क्या ये 1 डिग्री, क्या ये मिथाइल काप कटायन? तो भैया सबसे ज़्यादा इसका होगा रेट। अब इनकी बात करें बेटा, जरा देखो तो जरा देखो, प्लस इसको हटाओगे यहाँ से तो प्लस, और बेटा पीएच है तो रिंग के साथ रेजोनेंस, तो दिस इज 1 डिग्री एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और यहाँ पे प्लस सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस, तो भैया जहाँ पर रेजोनेंस होगा वो SN1 को ज़्यादा फेवर करेगा। ये लीजिए, ये हो गया, ये हो गया। समझते जाएं और देखते जाएं आप जरा साहब कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है बेटे, है ना। अब जरा इन दोनों में देखें बेटा, इन दोनों में देखें तो इसका जो काप कटायन बना आपका ये बना, इसका जो काप कटायन बना वो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। मतलब इस वाले का जो काप कटायन बना वो कुछ ये बना। समझते जाओ बेटे, जस्ट जो फॉर्म होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। रेट ये बेटा, एक चीज बताओ, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डांसिंग रेजोनेंस। मतलब ये वही GOC आ गया पूरा का पूरा, कुछ नया चीज अब नहीं है, पूरा का पूरा GOC आ गया। तो डांसिंग रेजोनेंस आ गया बेटा, तो ये ज़्यादा स्टेबल काप कटायन होगा, ज़्यादा स्टेबल काप कटायन होगा, SN1 के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब इसकी बात कर ले बेटा, इन दोनों की बात कर ले, तो यहाँ से प्लस निकाला आपने, देखो सब मैं आपको एक एक करके अब समझाता जा रहा हूँ। मजा आ रही ना बेटा, समझ में आ रहा है ना आप कहानी? तो यहाँ पे प्लस आएगा, और दूसरा बेटा जो कंपाउंड है यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बेटा यहाँ पर आपका sp, देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस सिंगल डबल फिर सिंगल सिंगल, कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है, कंजुगेशन बीच में ब्रेक हो जा रहा है। सो दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। बट बेटा अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और इसके पास 2 लोन पेयर है, बट रेजोनेंस बेटा हमेशा एक ही जाता है, और जो बचा हुआ है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। तो एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। तो बेटा बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये आपका नॉन एरोमेटिक, ये आपका नॉन एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक। सो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल का आपका कटायन SN1 को फेवर करेगा। सो दिस फेवर्स, समझ में आ गई होगी बात। सिमिलरली बेटा अगर इनकी बात कर लें यहाँ पर, तो देखो यहाँ से निकाला, अभी आपने देखा था ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और ये वाला अभी आपने देखा, ये वाला ये आपका एरोमेटिक है। और जो ये वाला है बेटा, इसमें देखो आप ध्यान से, कंजुगेशन भी कंप्लीट हो रहा है। देखो प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस, तो ये बेटा लेकिन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। और स्टेबिलिटी ऑर्डर जो काप कटायन का होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक उससे कम, सबसे लीस्ट। तो सबसे पहले नंबर पे एरोमेटिक आना चाहिए, देखो पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे नॉन एरोमेटिक, देखो दूसरे नंबर पे आ गया, फिर ये तीसरे नंबर पे। बेटा समझ रहे हो ना कहानी? फटाफट आप क्वेश्चन आप देखते चले जाएं और इन्जॉय करते चले जाएं कैसे करना है। अब जरा बताओ बेटा, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है X, सेम। अब ये निकला तो यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आया। जब यहाँ प्लस आया तो प्लस लोन पेयर, ठीक है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, प्लस लोन पेयर, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब पहला जो कंडीशन बना, जरा देखना, ये बेटा डाउनसिंग रेजोनेंस नहीं है, ध्यान रखना। ऊपर डांसिंग रेजोनेंस इसमें होता है, ध्यान रखना, ये होता है डांसिंग रेजोनेंस DR।
तो प्लस लोन पेयर। दूसरा जो आया बेटा यहाँ पर 6 मेंबर है और यहाँ पर OCH3 है प्लस। तो बेटा बताओ प्लस लोन पेयर, यहाँ बैक बॉन्ड, यहाँ भी बैक बॉन्ड। तो बेटा बताओ यहाँ पर चूंकि डांसिंग रेजोनेंस नहीं है तो आपको पता है 6 मेंबरिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस सेम हो रहा है, प्लस लोन पेयर यहाँ भी, प्लस लोन पेयर यहाँ भी, तो अब रिंग का साइज मैटर करेगा। तो मोर स्टेबल का आपका टाइम, मोर चांसेस ऑफ SN1। सिमिलरली अब इस पर देखो जरा सा, ये भी 5 मेंबर की, ये भी 5 मेंबर की, सेम लिविंग ग्रुप है बेटे, एक बार आप देखते जाएं, सेम लिविंग ग्रुप है, सेम लिविंग ग्रुप है। अब ये लोन पेयर इधर जाना चाहेगा, ये लोन पेयर इधर जाना चाहेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, क्या आपका टाइम है। अब कौन ज़्यादा स्टेबल का आपका टाइम है, जो लोन पेयर जल्दी से यहां पर जाएगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, या जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा, और रेजोनेंस ज़्यादा कब होगा, जब लोन पेयर जल्दी से जाएंगे, तेजी से जाएंगे। तो भैया ये बताओ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बेटा सेम पीरियड में है, और जब कभी भी सेम पीरियड की बात होती है तो बेटा हमेशा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। अब देखो सारी चीज़ें बेटा यूज हो रही जो मैं बता रहा हूँ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से नहीं देगा इसको, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अच्छा रेजोनेंस होगा, अच्छा रेजोनेंस होगा, ज़्यादा स्टेबल का आपका टाइम होगा, ज़्यादा चांसेस SN1 के होंगे। यहाँ भी कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2p2p है, यहाँ पर भी सेकंड पीरियड है, यहाँ पे कार्बन भी सेकंड पीरियड है, 2p2p, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसकी बात करते हैं, है ना। तो लोन पेयर प्लस चार्ज को बैक बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब जरा इसकी बात करें बेटा, यहाँ पे प्लस है, ये लिम ग्रुप बाहर निकला तो यहाँ प्लस है, प्लस सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस बेटा, लेकिन यहाँ पर प्लस और लोन पेयर रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग आ गया, मोर स्टेबल का आपका टाइम। कहानी आपके सामने है बेटे, कहानी आपके सामने है, अब आप देखते चले जाओ बेटे। अब जरा इसकी बात करें अगर हम ऐसे, ये अब देखो बेटा यहाँ पर, ये अब देखो यहाँ पर तो ये 3 डिग्री है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी भैया 3 डिग्री भी है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे क्या बेटे। तो सिंपल यहाँ पर आपका ये SN1 दे देगा, यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, सॉल्वेंट का भी काम करेगा। अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना, आप बना के देख भी सकते हो। Cl को निकालो यहाँ से, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया, देखो प्लस आ गया। जैसे प्लस आएगा तो वाटर, यहाँ पर सॉल्वेंट भी है, न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा, तो यहाँ पर लोन पेयर जहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, उसके बाद फिर ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, और बेटा बताओ ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होके यहाँ पर OH लग जाएगा। ये लीजिए कहानी आपके सामने है बेटे, कहानी आपके सामने, सब कुछ आप देखते चले जाएं, फटाफट फटाफट देखते चले जाएं। अब जैसे कि ये वाला देखो जरा बेटा, PHCH2Br है, तो ये देखो यहाँ पर, ये नो डाउट दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन इधर होगा, ये निकलेगा यहाँ से तो प्लस आएगा, बट दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज का आपका टाइम। तो बेटा अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज का आपका टाइम है और अगर वीक बेस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक बेस है, तो बेटा SN1 के चांसेस होंगे, आपके सामने, आपके सामने बेटे, तो SN1 होगा। अच्छा यहाँ पर HBr बन रहा है, HBr का मतलब क्या, एसिड है, और एसिड बनने का मतलब क्या कि pH जैसे जैसे एसिड बनता जाएगा, और क्या होता है pH स्केल 0 to 14 होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है 7 पे, नॉर्मल कंडीशन। जितना pH कम होता है उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे एसिड बनता जाएगा H+ बढ़ता जाएगा बेटा, और pH क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा सोल्यूशन, HBr बनता जाएगा सोल्यूशन, एसिडिक होता जाएगा, तो उसका pH और भी कम होता जाएगा। सो देखो pH डिक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HBr, ये भी समझ में आती है आपको बात। चलिए अब अगर इसकी बात करें बेटा, यहाँ पर तो ये Cl यहाँ से निकला, देखो यहाँ प्लस है, प्लस लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। अब आपने वीक बेस ले लिया, तो नो डाउट देखो बेटा इस पर एक ही कार्बन लगा यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 1 डिग्री था, बट चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटे, इसलिए बहुत तगड़े से तेजी से निकल जाएगा, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल का आपका टाइम बनाएगा, और चूंकि यहाँ पर पोलर प्रोटिक या वीक बेस है बेटा, इसलिए SN1 को फेवर करेगा, और यहाँ से निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा बेटा फिर से वाटर अटैक कर देगा यहाँ पर, और ये बना लगेगा। आपको पता है अच्छे से, आपको पता है अच्छे से बेटे, आपको अच्छे से पता है। चलिए अगला देखिए, आप इनकी बात कर लें अगर हम, तो बेटा देखो सिंपल, ये आपका ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, अरे भाई साहब ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, इसका मतलब ये पार्ट जो है सब में सेम है। अरे भाई साहब कोई रेजोनेंस भी नहीं है, तो इसका मतलब अब सिर्फ लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, तो अगर केवल लिविंग ग्रुप डिफरेंट है तो जिसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेट को फेवर करेगा। तो भैया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में आपको पता ना, ये बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में ये एक ग्रुप में आ गए, तो जब ग्रुप में आते तो हम साइज देखते हैं, और बेटा लिविंग ग्रुप के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, माइनस 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 माइनस, साइज बढ़ता जाता है, इतना बड़ा साइज, ये छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा। और बेटा आपको पता है ना, चार्ज टेंशन होता है, टेंशन बढ़ गया अगर बड़े साइज की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मोस्ट स्टेबल एनायन होगा। ये सब समझा चुका हूँ, मोस्ट स्टेबल एनायन होगा। अब आप समझो कि कैसे चीज़ें करनी है। तो अगर ये मोस्ट स्टेबल एनायन होगा तो इसका लिविंग टेंडेंसी ये सबसे अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और सबसे ज़्यादा चांसेस इसके SN देने के होंगे। अगर SN1 की बात करो तो SN1 सबसे ज़्यादा आई, तो चांसेस क्या होना चाहिए SN1 का, I वाला सबसे ज़्यादा, उससे कम Br वाला, उससे कम Cl, और सबसे कम F-। तो नंबरिंग कर लो बेटा, तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, देखो I वाले का पहला नंबर, उससे दूसरा नंबर पे Br आ गया, तीसरे नंबर पे Cl आ गया, और लास्ट में आपका F आ गया। कहानी समझ रहे हो ना,
कहानी समझ रहे हो ना, हो गया ना आसान। जरा देखिए आप इनको। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सॉल्वेंट देखो सेम है, दोनों में पोलर प्रोटिक है, चलिए अच्छी बात है। सबस्ट्रेट में ये वाला पार्ट भी सेम है, तो अब कौन डिसाइड करेगा बेटा? लिविंग ग्रुप डिसाइड। मतलब अब समझ रहे हो ना बेटे कि किस तरह से, और कॉन्सेंट्रेट। चलो पहले इसको करते हैं, बात समझ रहे हो? तो भैया लिविंग टेंडेंसी किसका? Br का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा फेवर करेगा। चलिए अब जरा इसकी बात कर लें, अगर हम इसकी बात कर लें तो बेटा देखो यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है 1m है, और यहाँ पर भी 1m। बेटा एक चीज़ बताओ, रेट इज इंडिपेंडेंट फॉर SN1 रिएक्शन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो रेट ऑफ SN1 डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। इसका आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन लो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, काट दो इसको। अब बात जब इनकी आती है तो देखो ये इसका मोलैरिटी 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 है। देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। और अभी हमने लिखा था ना, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसमें SN1 के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, चांसेस। तो कॉन्सेंट्रेशन, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, डिग्री, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, सब तो बेटा आ जा रहा है, सब तो आ जा रहा है। सब आप देखते चले जाओ और मस्ती से इंजॉय करते चले जाओ बेटे, और समझते चले जाओ चीज़ों को। जरा और देखें, PHCH ClCH3 PHCH, लो भाई पूरा सबस्ट्रेट सेम। अब यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर 100% पानी है, और यहाँ पर 80% पानी और 20% EtOH है। बेटा एक चीज़ बताओ, पानी, जब हमने पानी की बात की थी तो उसने कैटायन को भी सॉल्वेट किया था, एनायन को भी किया था। यहाँ पे दिखाया भी है मैंने, देखो जरा सही है, यहाँ पे दिखाया भी मैंने। यहाँ पे पूरा पानी है, यहाँ पर 20% EtOH। अब सुनना, जितने भी सॉल्वेंट होते हैं बेटा उसमें सबसे ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? पानी का होता है। जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, चलिए पानी पीते हैं, पानी की बात आई तो पानी पीते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का सबसे ज़्यादा होता है, 81 के आसपास। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है? एक सॉल्वेंट का पावर होता है जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिजॉल्व कराता है, उनके बॉन्ड्स को तोड़ता मर्ड होता है। तो अगर यहाँ पर प्योर पानी है, इसका मतलब पानी एकदम पानी ही पानी है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा खासा है इसका, तो बेटा बताओ इसका पावर भी ज़्यादा होगा, तो आसानी से बॉन्ड तोड़ के काप कैटायन बनवा लेगा, सॉल्यूशन बढ़िया तगड़े से करेगा, बॉन्ड को भी जल्दी तेजी से तोड़ेगा, काप कैटायन जल्दी से बनाएगा, ये SN1 फास्टर होगा। तो यहाँ पर 80% पानी हो गया, तो पानी थोड़ा कम हो गया, तोड़ने की पावर भी थोड़ी कम हो गई, इसलिए यहाँ पर SN1 का चांसेस ज़्यादा। तो सारी चीज़ें, वेरी गुड सॉल्वेंट, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन EtOH। सो इफ वाटर इज मच एंड मच मोर, है ना, तो इसका आयोनाइजेशन बहुत तेजी से होगा, काप कैटायन भी बनेगा। सो PPS जो होते हैं इंक्रीजेज द आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना, क्योंकि ये कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है ना। मोर सॉल्वेशन, मोर आयोनाइजेशन, जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा टूटेगा, उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, और उतने ही चांसेस होंगे काप कैटायन के बनने के। ये कहानी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, वो सब मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखें बेटे। अब यहाँ पे बात करें, सेम सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम। अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, सबस्ट्रेट भी सेम है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है, हाँ न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। बेटा क्या SN1 न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। तो भैया अब ये तो सेम चीज़ हो गई ना, इसलिए इन दोनों का रेट कैसा होगा? इक्वल रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 डिग्री, यहाँ पर भी 3 डिग्री है, एग्जैक्टली सेम सबस्ट्रेट है। डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन अगर लिया है तो कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करता ही नहीं न्यूक्लियोफाइल के, इसलिए दोनों का इक्वल रेट होगा। अरे भाई साहब आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा इसकी बात करते हैं। यहाँ से आपने इसको निकाला, यहाँ प्लस आया, यहाँ से आपने इसको निकाला, यहाँ प्लस आया, प्लस सिंगल डबल। बताओ बेटा क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? प्लस सिंगल नो रेजोनेंस, जस्ट फॉर्म कैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज। भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मोर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल काप कैटायन, तो मोर चांसेस ऑफ SN1। भैया क्या चाहिए, क्या चाहिए? बच्चे की जान लेंगे क्या? चलिए अब जरा देखिए बेटा, ये प्लस है, ये लिविंग ग्रुप निकला यहाँ पर, बेंजीन लगा है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब ये SN1 देगा सब में। देखो SN1 देगा। जितने भी सॉल्वेंट यहाँ पर लिए हैं, देखो यहाँ पर पानी लिया, यहाँ पर CH3OH लिया, RCOH लिया, सब में हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड है, बता चुका हूँ। तो सब के सब ऑल सॉल्वेंट्स आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या वीक बेस, और ये 1 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटे, तो आपको पहले बता चुका हूँ कि SN1 देगा। अब चूंकि पानी है तो पानी से OH मिलेगा, तो यहाँ पर OH लग जाएगा। CH3OH से बेटा क्या है कि यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, इसका OCH3 न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, OCH3 लग जाएगा। इसमें देखो H प्लस निकल जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट O माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे अटैक कर जाएगा। PHOH में देखो ये वाला माइनस है यहाँ पर बेटे, ये आपका माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर जाएगा। अब देखो आपकी रिएक्शन भी तैयार हो रही है बेटे रिएक्शन भी तैयार हो, देखो OPH लग गया। H2S में बेटा H S H
ये प्लस और ये माइनस, SH माइनस यहाँ पे लग जाए। ये देखिए जनाब, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, देखते जाएं, आगे देखें। अब अगर यहाँ पर देखा जाए बेटे, तो ये जो Br है इसको हटाओगे बेटा तो ये, अरे भाई साहब याद है फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल विनाइल, विनाइल हो गया, ये विनाइल है भाई, विनाइल। और विनाइल तो ऐसे देता ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अभी समझाया था कि नहीं समझाया था, तो ये विनाइल आ गया, ये देगा ही नहीं। और ये देखो हेलोजन सिंगल सिंगल है, दिस विल फास्टर। अब अगर इसकी बात करें तो ये बाहर निकालोगे यहाँ प्लस आ जाएगा रिंग पे, इसको बाहर निकालोगे यहाँ प्लस आ जाएगा भैया। ये अब यहाँ पर कोई डांसिंग रेजोनेंस तो है नहीं, डांसिंग रेजोनेंस का केस बेटा ये होता है, तो गड़बड़ नहीं करना, दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। यहाँ पर यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस। तो रिंग का साइज बड़ा साइज, 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल है तो सीधे ये कम स्टेबल है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब इसकी बात करें बेटा तो देखो ये अराइल हैलाइड है, अराइल है ना, देखो हेलोजन सिंगल, फिर ऐसे होता है ना डबल, देखो ये बताया था ना अराइल सिंगल फंक्शनल ग्रुप सिंगल अराइल, फंक्शनल ग्रुप सिंगल अराइल, अराइल हो गया। और यहाँ पर डबल वन कैरेक्टर आ जाता है इसलिए देगा नहीं, इसलिए इसका चांसेस ज़्यादा होगा। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या? बहुत सारे एग्जाम्पल भाई, आप देखते हो तगड़े से, ऐसा थोड़ी है। चलिए इसकी बात करें बेटा अगर, तो देखो इन सब में डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है बेटा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन सब में डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। पहले वाला आपका ये है, देखो पहला वाला आपका ये बन रहा है, दूसरे में देखो इस तरह से है ना, यहाँ पे कार्बन, ये देखो, फिर तीसरी रिंग आपकी ऐसी है। और ये डांसिंग रेजोनेंस इसमें सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए हैं, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये सबसे ज़्यादा, उससे कम, ये उससे कम। बता चुका हूँ कार्ब कैटायन में स्टेबिलिटी ये चीज़ आ जाती है। इन दोनों की बात करें बेटे अगर, तो ज़रा देखो ये यहाँ से निकला OTS, यहाँ प्लस आया, यहाँ से निकला OTS, यहाँ प्लस आया। अब रेजोनेंस होगा बेटे, रेजोनेंस से आप देखो ना सिंगल ऐसे करके यहाँ पे बनाया मैंने, देखो जरा कैसे। इसका अगर आप रेजोनेंस कराओगे बेटे इस वाले का, तो प्लस सिंगल डबल करते करते प्लस यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। और देखो ये वाला केस बन जा रहा है, डांसिंग रेजोनेंस आ जा रहा है। तो जब प्लस चार्ज यहाँ पहुँचा तो डांसिंग रेजोनेंस आ जा रहा है। अच्छा अब सुनना, अगर आप इस वाले की बात करो तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनके स्टेरिक क्राउड की वजह से ये रिंग और ये रिंग एक प्लेन में नहीं होगी, रोटेट कर जाएगी रिंग ऐसे, ये दूसरे प्लेन में चली जाएगी। अगर ये प्लेन, ये दूसरा ये प्लेन, और कभी भी प्लेन चेंज हो जाता है बेटा तो फिर रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस हमेशा सेम प्लेन में होता है। तो इसका मतलब ये प्लस चार्ज यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, और जब प्लस चार्ज यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो बेटा डांसिंग रेजोनेंस का केस तो ये बनता है ना। तो प्लस चार्ज जब यहाँ आया तभी तो डांसिंग रेजोनेंस हुआ, जब आ ही नहीं पाएगा ड्यू टू क्राउड, ये प्लेन अलग हो जाएगा, और जब प्लेन अलग हो जाएगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ये डांसिंग रेजोनेंस हो ही नहीं कर पाएगा, है ना। सो ड्यू टू स्टेरिक, तो इसका मतलब इसमें जो है एसिन का चांसेस स्टेबल कार्ब कैटायन नहीं बन पाएगा, सो इसमें मोर स्टेबल कार्ब कैटायन हो जाएगा। ये रीजन आपके सामने है ना। इसे ये मत समझ लेना कि यही 2 प्लस आई यहाँ पर हैं और देखो यहाँ प्लस लाइक इंक्रीज, तो भैया रेजोनेंस भी तो देखो, पहले तो रेजोनेंस देखते हैं ना बेटा, तो रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद आई इफेक्ट देखते हैं, समझ रहे हो। इसमें देखो प्लस यहाँ पे है, यहाँ प्लस आया, ठीक है। अब ये घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा, यहाँ आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर तो रेजोनेंस तो है ही, चलो ठीक है, प्लस है, यहाँ पर अंदर जाएगा जो भी है। अब यहाँ पर देखो CH3 लगा बेटा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि स्टेरिक क्राउड तो बीच में उसको कहीं मिला नहीं। अब इस कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक भी 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस H यहाँ ज़्यादा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। मतलब देखो, आप देखो, थोड़े मोड़े एग्जाम्पल नहीं है, सरवन बताया, कहानी समझाई, उसके बाद आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं बेटे। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है इसमें, जरा ये देखें, जरा यहाँ पर ये देखें बेटा, देखो यहाँ पर O माइनस लिविंग ग्रुप, देखो सबसेट तो सेम हो जा रहा है बेटे, तो क्या लिविंग ग्रुप से डिसाइड किया जाए? देखो ये लिविंग ग्रुप आपका ये लिविंग ग्रुप ये लिविंग ग्रुप यहाँ से डिसाइड करो। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करो, बताओ बेटा, ये तो ऐसे ही है, इसमें एक CH3 लगा हुआ है, प्लस H है, यहाँ पर NO2 लगा माइनस है, तो बेटा एक चीज़ बताओ, लाइक माइनस माइनस, याद है ना, लाइक स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और देखो यहाँ पर लाइक अनलाइक, अरे भाई साहब इसका स्टेबिलिटी तो घट गया, इस एनाइन का, भाई सबसेट जब सेम हो तो लिविंग ग्रुप का देख लो बेटा, लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, यहाँ पर लाइक तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसका तो कुछ नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा किसका बढ़ गया? अगर हम इसको A बोलते हैं, इसको हम B बोलते हैं, तो बेटा हम इसको C बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा C का हो गया। और बेटा खत्म कौन हो गया? B खत्म, क्योंकि इसका कम हुआ तो B लास्ट में चला गया, तो आपका A बीच में आ गया। दिस इज द आंसर, सिंपल। इसकी बात कर लें अगर हम, देखते जाओ बेटे आप ध्यान से जी, तो आपका देखो ये यहाँ पर है, ये आपका लिविंग ग्रुप,
देख लो आप ध्यान से, ये कुछ इस तरह से है। अब इनको कैसे चेक किया जाए, देखो ये तो सेम हो जा रहा है, देखो ये सेम हो जा रहा है कि सेम, तो यहाँ से चेक, तो बेटा इसका एनायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जरा देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा सेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे CF3, यहाँ पे CS3 है, वेट। अब बेटा बताओ कोई और कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पे CO यहाँ वो माइनस, यहाँ पे CO यहाँ वो माइनस, यहाँ CS3 है, यहाँ CF3, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। यहाँ से बाहर होगा ना ये लिविंग ग्रुप ऐसे, ये यहाँ से ऐसे बाहर होगा इस तरह से, तो ये आपका लिविंग ग्रुप, ये आपका लिविंग ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक कर लो, तो बेटा यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, स्टेबिलिटी घट गया इस लिविंग ग्रुप का। यहाँ पे माइनस CF3 माइनस आई होता है बेटे, यहाँ माइनस माइनस, अरे भाई बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया लिविंग ग्रुप का, क्योंकि सबसेट में ये पार्ट तो सेम हो जा रहा है और कुछ है नहीं। तो फिर हम लिविंग ग्रुप की बात करेंगे, लिविंग टेंडेंसी चेक करेंगे, और ये लिविंग ग्रुप में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बहुत ये सारे एग्जांपल्स तगड़े से कराए हुए हैं बेटा, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, लाइक स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सो दिस विल बी मोर फेवर। देखो ज़्यादा है, अब इसमें बात कर लेते हैं। क्या बेटा सब में सेम कंडीशन आ रहा है, सिर्फ लिविंग ग्रुप अलग है, तो भैया लिविंग ग्रुप अलग है तो आपको पता है आई सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम बी और उससे कम CL। ले लीजिए कहानी खत्म। यहाँ पर देखो सब सेम है, लिविंग ग्रुप अलग है, लिविंग ग्रुप अलग है तो भैया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देख लो बेटा, यहाँ पर देखो माइनस आई है, यहाँ पे प्लस आई है, ये डिक्रीज कर देगा, लाइक ये बढ़ा देगा। सो इसका लिविंग ग्रुप तेज़ी से निकलेगा बाहर, तो बेटा ये ज़्यादा स्टेबल कम कैटायन बनाएगा, जल्दी बन जाएगा, फास्टर SN1 होगा। बताओ बेटा, तगड़े से एग्जाम्पल भी करा दिए कि नहीं करा दिए, SN1 क्या है वो बता दिया। मतलब आज की क्लास आपने देखो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्लास, और कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको तगड़े से, मतलब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, कौन SN1 कैसे SN1 किस तरह से देगा किस तरह से नहीं देगा, है ना। और वो जो टेबल दिखाया ना, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और 1 डिग्री 2 डिग्री, रेजोनेंस स्टेबलाइज, नॉर्मल केस, वो धीरे धीरे मैं आपको उसको ओपन करूँगा, उसके पन्ने धीरे धीरे खोलूँगा। जैसे SN1 की थोड़ी और चीज़ें समझोगे, फिर SN2 कुछ और चीज़ें। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, इसके ग्राफ के बारे में, कि इसका ग्राफिकल एनालिसिस क्या हो सकता है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है, और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स की बात करेंगे। फिर SN2 डिस्कस करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, फाइट करेंगे दोनों में, मतलब एग्जांपल्स ज़बरदस्त तगड़े वाले। तो आई होप बेटा आपने आज की क्लास में मस्त ज़बरदस्त इन्जॉय किया होगा, आपको मजा आई होगी। ठीक है बेटे, कोशिश किया मैंने काफ़ी कुछ इस क्लास में कवर करने की। सब्स्टिट्यूशन का पहला क्लास था ये, पर इसके पहले जो प्रीक्विसाइट्स हैं बेटा वो जरूर कर लेना, क्योंकि देखो ये चीज़ें मैं फटाफट तरीके से क्यों बोल पा रहा हूँ, और ये समझ के ही बोल पा रहा हूँ कि आपको सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं, है ना, इसलिए आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, सब चुटकी में फटाफट होने चाहिए सारे एग्जाम्पल्स, राइट बेटे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, है ना। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके बेटे। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं अपने, ओके बेटा। सो थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, ठीक है, खूब मेहनत करो, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेटा इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ अच्छे से, और खूब मेहनत मैं कर रहा हूँ बेटा, आप देख रहे हो सारी चीज़ें, सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस आपके सामने ला रहा हूँ, ढेर सारे एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हम आपके माइंड में नहीं रख रहे हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से 100% गारंटीड समझ में आ गई होंगी आपको, ओके बेटा। सो थैंक यू, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।